आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। अफसोसनाक खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मोहसिन पाकिस्तान नामवर एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान 85 उम्र में इंतकाल कर गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को फेफड़ों के तकलीफ़ के बायस हस्पताल मुंतकिल किया गया था। वो ताहम जानबर ना हो सके। नाज़रीन, उनकी बड़ी खिदमत रही हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को उन्होंने एटमी पावर बनाया। डेढ़ों खिदमत के बाद जो है उनका जो है आज इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें और जो उनके चाहने वाले हैं उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता करें। आज अपने प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टी के रहनुमा। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे उनकी खिदमत के हवाले से और बाकी कराची की सियासत में फिर से एक बार यू टर्न लेने के लिए जा रहे हैं। उसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। उसी हवाले से आज अपने प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे अफसोसनाक वाक़या जो आज पेश आया, मुल्क का सरमाया जिस तरह से उनको लक़ब मिले, काफ़ी लक़ब मिले और जो है इसी हवाले से मैं चाहूँगी कि आज हम प्रोग्राम में आगाज़ इसी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया थे। मैं चाहूँगी कि हमारे साथ मौजूद है, पहले मैं अपने गेस्ट का तारुफ़ करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा सरदार नज़ाकत साहब और उनके साथ मौजूद हैं पीएसपी से शमशाद सिद्दीकी। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप लोग खैरियत से हैं? डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जिस तरह से आपने सुना होगा सुबह उनका इंतकाल हो गया। काफ़ी खिदमत रही है उनकी, एटमी पावर बनाया उन्होंने, पाकिस्तान को बना के दिया। तो आप क्या उनके लिए अल्फाज अदा करेंगे? जी जी बिल्कुल। बड़ी आज की सबसे बुरी खबर, बड़ी दर्दनाक खबर जो आज सुबह उठने के बाद मिली, सुबह ग़ालिबन 7:05 में उनका इंतकाल तकरीबन। हुआ। बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने पाकिस्तान को दिया और मेरा ख़्याल सर फहरिस्त अगर किसी का नाम आए तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान है। बिल्कुल। आप देखें पाकिस्तान से बेशुमार लोग माइग्रेट करके यूरोप चले जाते हैं अपनी तरक्की के लिए, अपनी फैमिलीज़ को वहाँ बात कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर कदीर ख़ान माशाल्लाह यूरोप से पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान वापस आ गए। मैं सऊदी अरब में होता था पिछले कोई 30 साल, वहाँ पे रहा हूँ। हमारी वहाँ एक तंजीम थी पाकिस्तान कल्चर ग्रुप, पीसीजी के नाम से। हमने इन्हें इनवाइट किया था सही। और मेरी बड़ी पर्सनल इनसे वहाँ मुलाकातें रहीं माशाल्लाह। तो मैंने उनसे ये बात वहाँ एक दफ़ा पर्सनल जब हमारी मुलाकात हो रही थी तो उनसे पूछा था कि डॉक्टर साहब, एक दिन सभी को जाना है और एक दिन आपका भी टाइम आना है, हमने भी जाना है, तो आपके बाद फिर पाकिस्तान में क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि उस ये 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। कहने लगे मैंने अपने इंस्टीट्यूट में अल्हम्दुलिल्लाह 1000 साइंटिस्ट तैयार कर दिए हैं। माशाल्लाह। ये तो 20 साल पहले की बात थी और आज तो मेरा ख्याल है कि हज़ारों की तादाद में है। तो सुबह मैं काफ़ी अकाबरीन जो उन पे तबसरा कर रहे थे सुन रहा था कि भाई वो खाला जो है पूरा नहीं हो सकता, उनका लॉस ऐसा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये काम भी अपनी ज़िंदगी में कर दिया कि अपने इतने शागिर्द छोड़े हैं और इतने साइंटिस्ट बना दिए हैं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को यकीनी तौर पे उन जैसी शख्सियत का तो नेमुल बदल नहीं हो सकता, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने साइंटिस्ट उन्होंने तैयार कर दिए हैं कि इंशाल्लाह मुल्क की खिदमत के लिए वो हमेशा वही जज्बा रखते हैं जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान रखते हैं। और किस तरह से मुझे तो उनके विचारों की पूरी स्टोरी, और सुबह से मकसद है कि बड़ा गमगीन हूँ मैं, पूरी कौम ही गमगीन है बहरहाल। और जिस तरह से वो बेचारे, अगर आप देखें उनकी कहानी है, लुटे पिटे जब इंडिया से, भोपाल से 1936 में वो माशाल्लाह भोपाल में पैदा हुए थे और 1947 में माइग्रेट करके वो कराची में आए थे। तो बहुत ही खोखरा पार्क से में उनकी एंट्री हुई थी और बहुत ही एक मामूली मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक़ है। और फिर माशाल्लाह जिस तरह से ज़हीन थे, उन्होंने इब्तदाई तालीम अपनी कराची में शुरू की और उसके बाद फिर वो नैदरलैंड से उन्होंने पहली इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की और फिर आपको ये भी याद होगा शादी भी उन्होंने वहाँ पे की। और फिर वो पूरी स्टोरी है कि किस तरह से जब इंडिया ने धमाका किया तो वो बेचैन हो गए थे वहाँ और कह रहे थे कि किसी तरह से मुझे पर लग जाए और मैं पाकिस्तान चला जाऊँ। तो वहाँ के उस वक्त जो एम्बेसडर थे उन्होंने उनसे रब्ता किया और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी पाकिस्तान पे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा ये पैगाम भुट्टो साहब को पहुँचा दें कि मैं वो काम कर सकता हूँ जो भारत ने किया है और मैं पाकिस्तान की खिदमत कर सकता हूँ, अगर आप मुझे ये मौका दें तो मैं वापस आऊँ। अच्छा, वो आपको पता है कि ब्यूरोक्रेट्स का जो एक सिलसिला होता है, उस वक्त के सफ़ीर ने उनका लेटर पता नहीं पहुँचाया नहीं पहुँचाया, तो बात आई गई हो गई। कई दिन तक वो बेचारे बहुत परेशान रहे कि यार अभी तक कोई जवाब नहीं आया।
फिर उन्होंने एक बराह रास्त लेटर लिख दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, मरहूम को, कि भाई मुझ में अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें दी हैं कि जिस तरह से भारत ने धमाके कर दिए हैं, एटमी क़ुव्वत बन गया है, मैं पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बना सकता हूँ, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भुट्टो साहब ने वो ख़त रिसीव किया और फ़ौरी तौर पर फिर सफ़ीर पाकिस्तान को कहा कि भाई इनको जो है इनको पाकिस्तान भेज दें। तो वो बताने लगे कि भाई मैं पाकिस्तान फिर आया, मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से बाकायदा मीटिंग्स की, उन्होंने उनको सामने पूरा प्लान रखा। उन्होंने कहा कि क्या आप पाकिस्तान शिफ्ट हो सकते हैं? उन्होंने कहा इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दें क्योंकि मुझे अपनी फैमिली से मशवरा करना होगा। तो आपको पता है डच वाइफ थी उनकी वहाँ। फिर उन्होंने कहते हैं मैंने अपनी फैमिली से मशवरा किया, मेरी फैमिली थी, बच्चे थे, हम लोग बड़े अच्छे थे, आप बहुत बड़ी तनख्वाह पे वहाँ पर काम कर रहे थे, सहूलतें थी, आपको पता है बाहर जाके। तो उनकी वाइफ ने कहा कि मुझे एक दिन सोचने का मौका दें। तो कहते हैं फिर 1-2 दिन के बाद मैं गुमसुम बैठा हुआ था, तो मेरी वाइफ मेरे पास आई, तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या वाकई आप कुछ अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं? उन्होंने कहा यकीनी तौर पर मैं अपने मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं और पाकिस्तान चलते हैं। पाकिस्तान आ गए। आने के बाद आपको पता है कि फिर यहाँ पे वो एक कमीशन बनाया भुट्टो साहब ने। उस वक्त एक मुनीर मली गालिबन थे जो एटमी कमीशन के चेयरमैन थे, उनके साथ काम किया, लेकिन उनका दिल नहीं लगा और उन्होंने कहा कि जी ये मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हर्डल्स आ रही हैं। फिर उन्होंने ख़त लिखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि भाई मैं जिस जज्बे के साथ आया था और जो मैं काम पाकिस्तान में करना चाहता था, शायद वो काम मैं पूरा ना कर सकूं, इसलिए माजरत, मैं वापस जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा देखें वापस तो आपकी मर्ज़ी है, जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले एक मीटिंग मुझसे ज़रूर कर लें। तो कहते फिर जी भुट्टो साहब ने कहा, तो फिर वापस गए वो उन्होंने कहा ठीक है, वो इस्लामाबाद गए, उसके बाद मीटिंग की। अच्छा, उस मीटिंग में उन भुट्टो साहब ने अपने जितने वज़ीर ख़जाना थे, वज़ीर दिफा थे, वज़ीर तवानाई थे, सबको बुलाया हुआ था। उन्होंने कहा जी ये डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हैं और ये इस काम के लिए यहाँ आए थे और अब जो है ये डिसहार्ट होकर वापस जा रहे हैं, तो क्या ख्याल है इनको जाने दिया जाए? तो कहते हैं वो कैबिनेट के सब लोग ने कहा नहीं जी इनको तो बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी आप एक मेरी रिक्वेस्ट कर लें कि मैं आज से आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंट, आप अपने नाम से डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान इंस्टीट्यूट का क़याम जो है वो उस वक्त अमल में आया, उनको सरबरा बनाया और उनको फ्री हैंड दिया कि भाई ये वज़ीर ख़जाना बैठे हुए हैं, जितना पैसा चाहिए आप इनसे लें, ये कोर कमांडर बैठे हुए हैं, उस वक्त ज़ियाउल हक चीफ़ ऑफ स्टाफ आर्मी थे, उनसे कहा कि भाई इनको जितनी सपोर्ट आर्मी की चाहिए, तो कोर ऑफ इंजीनियर्स के जो होते हैं कोई 10 की टीम उन्होंने ली और फिर कहूटा का जो मुकाम है ना, डॉक्टर कदीर ने खुद सेलेक्ट किया इसको और फिर वहाँ वो इंस्टीट्यूट बना और उसके बाद फिर आपने देखा कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की पहली इस्लामी एटमी क़ुव्वत बन के उभरा दुनिया में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सरदार नज़ाकत साहब, जिस तरह से आपने आज आपको जो अफसोसनाक ये खबर मिली होगी, मोहसिन पाकिस्तान पाकिस्तान के साइंसदान जो है उन्होंने एटमी पावर बना के दिया, पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत दी, तो आप क्या उनके लिए कहना चाहेंगे? देखिए, आज जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि आज पूरा पाकिस्तान कराची से लेकर खैबर तक, पाकिस्तान के चारों सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आज़ाद कश्मीर के लोग जिस तरह अफसरदगी का इज़हार कर रहे हैं, अफसोस का इज़हार कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस पाकिस्तान के लिए दी है और जिस तरह अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने और उनकी पूरी टीम ने इस पाकिस्तान के लिए काम किया है, मैं नहीं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इसकी मिसाल मिल सकती है। और पूरी दुनिया में हमारे जितने पूरी दुनिया के जितने साइंटिस्ट होते हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं जो क्रिएटिव माइंड होते हैं, उनको पूरी दुनिया में अप्रिसिएशन मिलती है, उनको अपने कंधों पे बिठाया जाता है, उनको सर का ताज समझा जाता है। लेकिन मैं आज बहुत दुख और अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की बेस को स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब हैं या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जिस तरह भाई ने बात की, आज पूरा पाकिस्तान ये समझ रहा है कि जिस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान और भुट्टो साहब ने मिल के इस मुल्क को स्ट्रेंथन किया, एक एटमी पावर बनाया और आज हम पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे हिंदुस्तान के अंदर हमेशा पाकिस्तान को मैली नज़रों से देखा जाता है पाकिस्तान को, और मैं ये समझता हूँ कि अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ना होते तो आज पाकिस्तान के पाकिस्तानी कौम हिंदुस्तान को उस तरह से ललकार नहीं सकती थी जिस तरह आज हम एक बड़े अच्छे तरीके से हिंदुस्तान की हर पॉलिसी को, हिंदुस्तान के हर स्टेटमेंट को, हिंदुस्तान के हर इकदाम को हम उसको अंडू करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस सारी चीज़ों के बावजूद मैं
समझता हूँ कि मैं उनको बहुत ज़्यादा खराज अकीदत पेश करता हूँ। आज पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो लोग बसने वाले पाकिस्तानी हैं और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान के हमदर्द हैं, वो आज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। लेकिन जो रियासत का रवैया रहा अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ, हमें इस पे ऊपर भी बात करनी चाहिए कि वो क्या मुहरकात थे जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को गैर अलानिया हिरासत में भी रखा गया, फिर उनको जिस तरह ज़हनी तौर पे उनको टॉर्चर किया गया। ये सारी चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें अपनी जनरेशन को इन चीज़ों से एजुकेट करना है। और फिर क्यों जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी दी गई? जो पाकिस्तान के लिए काम करने वाले लोग हैं, चाहे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है या हमारे हज़ारों लोग हैं जो जिन्होंने हर अपनी 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 ज़िंदगी के अंदर अपनी सलाहियतों से पाकिस्तान को फैसिलिटेट किया और पाकिस्तान को स्ट्रेंथन किया। जिस तरह भाई ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने वहाँ उस वक्त में कुर्बानियाँ दी हैं, अपने आबो अजदाद की कब्रें छोड़ के यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आए और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन क्या वजह है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इतना काम किया है, हम लोग उस तरह से बीइंग ए नेशन उसको वो ट्रिब्यूट, वो सल्यूट वो नहीं पेश कर सके। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि मैं अभी भी आते हुए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की कोई एक सोहेल वड़ाज साहब के साथ उनकी एक वीडियो देख रहा था, तो बड़े दुखते दिल के साथ वो इजहार कर रहे थे कि हमें तो इस तरह हमारे साथ पाकिस्तान की रियासत का ये रवैया रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें पूरी दुनिया से ये सबक सीखना चाहिए, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं। जब उनके अंदर अगर कोई बंदा, कोई शख्स अगर इस तरह का काम करता है तो फिर उसको पूरी पूरी हर तरह से सपोर्ट मिलती है, उसको रियासत की तरफ से भी सपोर्ट मिलती है, उसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी और आम पब्लिक की तरफ से वो सपोर्ट मिलती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लोग डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से बहुत प्यार करते थे और आज भी जिस तरह लोग अफसरदा हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग गमज़दा हैं। लेकिन जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की और उनकी फैमिली के शिकवे शिकायत ये जो 8-10 सालों में बिलखुसूस जनरल परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट के बाद जिस तरह उनको ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया गया, ये भी एक तारीख का हिस्सा है और इसके ऊपर भी खुल के बात होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। जिस तरह भाई ने कहा कि उन्होंने एक इतना ज़्यादा काम किया, ना कि सिर्फ पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक ऐसी राह मुतय्यन की कि अभी तो मेरे ख्याल में हज़ारों डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वजह से आज लोग काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के अंदर, कोहटा एटमी प्लांट के अंदर, मुख्तलिफ हमारे जो जहाँ पे हमारी तनसीबात हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमें अपने हीरोज को कभी नहीं भूलना। हमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को की जिंदगी के हवाले से सबको पाकिस्तान के अंदर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए काफ़ी था और जिस तरह से इनका एक वैल्यू थी, कितने लोगों के ऊपर मतलब एक उनका भरम थे, एक दहशत भी थी कि अब्दुल कदीर खान जो हैं। और अब जब जिस तरह से वो मतलब अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं नजर लाइक। हाँ जी हाँ, वो उनका रवैया बदल गया। और एक बात सिर्फ इसमें मैं ऐड करूंगा, जब मेरी ज़ाहिर पर्सनल जब उनसे मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे पूछा था कि जी इस प्रोग्राम में किस किस हुक्मरान ने आपकी मदद की और किसने हर्डल्स पैदा की। तो ये बात उन्होंने कही थी, देखें यार मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बताऊं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ये आइडिया था, लेकिन उसके बाद जो भी हुक्मरान आया, चाहे वो ज़ियाउल हक हो, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, चाहे वो मुस्तफ़ा जतोई हों, चाहे वो जुनेजो साहब हों, कहते हैं हर जो भी पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट बना है उसने इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया है। ये बात उन्होंने मुझे ज़ाती तौर पर ये बात सही कह रहे हैं। देखें, इसी में पाकिस्तान की बेहतरी भी है, इसी में पाकिस्तान का फ्यूचर भी है। जब हम एटमिक कुव्वत बने तो पूरी दुनिया के सामने आज हम अपने एक इज्जत और वकार के साथ खड़े हैं और हम हिंदुस्तान की फोर्सेस को, जिस तरह हमारे पाकिस्तान की फोर्सेस अगर आज ललकार रही हैं, तो अगर खुदा न ख्वास्ता अगर आज पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो हम हिंदुस्तान के इस रवैये के खिलाफ कभी इस तरह से खुल के बात ना कर सकते। नेशनली और इंटरनेशनली जो इश्यूज हैं उसके ऊपर हम हिंदुस्तान को इस तरह से बात नहीं कर सकते थे। लेकिन इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, दिल बर्दाश्त तो थे वो। मेरी आखिरी मुलाकात इस्लामाबाद में मैरिड होटल में उनसे हुई थी, तो बड़ा दिल बर्दाश्त से कहते, देखो यार मैंने पाकिस्तान के लिए आया, क्या खिदमत की। एक इंडिया है कि उन्होंने अपने जो अब्दुल सलाम थे उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया और मुझे इस तरह से हिरासत में रखा हुआ है। इस पे वो वाकई बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त थे वो।
तो वो थे ही उनके मतलब काफ़ी उनके हम लोगों के साथ मोहब्बत भी थी। अगर उनको वैसे उनसे मुलाकात की जाए और उनसे जाके मैं एज ए ह्यूमन बीइंग जी अगर हम उनको देखें तो वो बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत डाउन बहुत टू ही बहुत बहुत सादा नफीस जिंदगी इंसान थे बसर कर बहुत। रहे थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत बस फरमाए, वो उनके लवाहिकीन को सब्र जमील आमीन अता फरमाए, आमीन। बेचारे आमीन बहुत ही सुम आमीन। अच्छा हाशिम शाह साहब, हम जो है अपने प्रोग्राम जो है उसमें और सवालात मैं चाहूँगी कि हम आ जाते हैं उन टॉपिक्स पे। पीडीएम जो है, जिस तरह से आप लोग पहले पाकिस्तान ज़मीन पार्टी जो है इसका इत्तेहादी हिस्सा थे, लेकिन अब क्या हुआ, आप लोग अलग क्यों हो गए? किसका हिस्सा थे हम? पीडीएम का हिस्सा नहीं थे नहीं, ना आप पीडीएम लोग? का हिस्सा हम कभी भी नहीं रहे। हमने तो अभी देखिए हमारी पार्टी को तो अभी 5 साल हुए हैं, हाँ हाँ। और अभी तक हम अपनी जद्दोजहद यानी इब्तदाई कह सकते हैं, आप देखें पाकिस्तान में जो पीपल्स पार्टी है 50 साल पुरानी पार्टी। जब पीडीएम बनी थी तो जो उनके जो इजलास होते थे उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब शरीक होते रहे नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, कभी भी शरीक नहीं हुए, और हमने कभी, हमसे कई बार दरख्वास्त आगाज़ की आई उनकी। धांधली में शरीक उनकी शिरकत नहीं, रही है। सिर्फ एक इजलास जो बहुत शुरू में राइट आफ्टर इलेक्शन हुआ था, लेकिन वो पीडीएम का नहीं था, वो अच्छा। तमाम सियासी जमातों का था। फजल रहमान साहब ने इनवाइट किया था इस्लामाबाद में, उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब ने शिरकत की थी, लेकिन पीडीएम तो उसके बहुत बाद बना। फिर पीडीएम में कई दफ़ा रिक्वेस्ट आई है, लेकिन हमने पार्टी ने ज़ाहिर है मजलिस शूरा जो हमारी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, उसमें शामिल होना हम नहीं समझे, क्योंकि हमारा ज़रा इब्तदाई दौर है। हम अपने तौर पर भी देखना चाहते हैं कि भाई हम, आपको पता ही है कि हमने एक नए तर्ज की सियासत जो है ना वो कराची में शुरू की। यहाँ तो बुनियादी तौर पे तमाम आज तक जो सियासत हुई है लिसानी बुनियाद पे हुई, नहीं कोई महाजर था, कोई पठान था, कोई पंजाबी था, कोई बलोची था। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब जो जब 3 मार्च 2015 में यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने आने के बाद ये एक नया लिसानियत से पाक सियासत का एक नया नज़रिया दिया कि भाईजान पूरी कराची में जो भी लोग रहते हैं, या हैदराबाद में रहते हैं, या सिंध में रहते हैं, वो ज़रूरी है कि लिसानी बुनियाद पे आपस में लड़ाई झगड़े करें, लड़ते हैं। आपको पता है कि अगर 5 साल पहले पे अगर आप नज़र डालें, कराची के रोज़ाना 20 से 25 लोग रोज़ाना मरते थे डेली। वो तो वो हो गया था स्कोर, आज कितना स्कोर है, कितना स्कोर है। तो उसमें ये हुआ कि फिर ये लोग आए और इन्होंने क्या किया कि आने के बाद लियारी चले गए, बलोचों को गले लगाया, फिर सोराब बोर्ड चले गए, पख्तूनों को गले लगाया, फिर फैसल कॉलोनी चले गए, पंजाबियों को गले लगाया। उन्होंने कहा देखें कि ये सारी दुनियावी चीज़ें हैं, हमारी शनाख्त, हम पंजाबी हैं, पठान हैं, महाजर हैं, सब दुनियावी। जब हम मर के कब्र में जाएंगे तो सबसे पहले फरिश्ता जो आएगा वहाँ पे जो हमारी शनाख्त होगी, जो हमारी हैसियत होगी, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की होगी। तो ये एक नज़रिया यहाँ पे दिया, और उसके बाद आपने देखा कि कराची में कम अज़ कम अमन हुआ। वो जो कब्रिस्तान बन गए थे, शौदा कब्रिस्तान, उन पे ताले लग गए। अब हम समझते हैं कि ये जो हमारी पार्टी का नज़रिया था, इसके जो 2 पोर्शन थे, एक तो इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेके उसमें कामयाब, और बड़ा जो प्रोग्राम था वो ये था कि ये नफ़रत ख़त्म। तो मैं समझता हूँ कि हमारा आधा काम तो पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये नफ़रतें ख़त्म हुई हैं कराची में अल्हम्दुलिल्लाह, अमन अमान है। अब उस तरह से लोग आपस में नहीं लड़ते। आपको पता है ना, अमन कमेटी है, यहाँ महाजरों के सर काटे गए यहाँ पे लियारी के अंदर, इसी तरह बेचारे पख्तूनों के सर काटे गए हैं, महाजरों के सर काटे गए हैं, सिंधियों को मारा गया। एक यानी आप देखें जंगो जदल हो रही थी कराची के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सुकून हुआ है। अब ये कि एक सियासत करने का हक हासिल है सबको, पीपल्स पार्टी को, जमात इस्लामी को, सियासत करें, इशू बेस्ड जो है ना वो पॉलिटिक्स होनी चाहिए। लेकिन यहाँ वो जो लिसानियत बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही थी, उसका खात्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाक सरजमीन पार्टी ने ठीक है जी। सरदार नज़ाकत साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी थे, आप लोग पीडीएम का हिस्सा थे, आप लोग तो आप सॉरी पीडीएम का हिस्सा, तो आप लोग क्यों पीडीएम से अलग हुए? देखिए, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही थी, जब पीडीएम यहाँ पे बना तो सबसे पहले तो 2018 में जो इलेक्शन हुआ, तो उसमें जो रिग इलेक्शन था, फेक इलेक्शन था, सिलेक्ट किया करके पाकिस्तान के हुक्मरानों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया। पाकिस्तान की कोई भी ऐसी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इस असेंबली के अंदर जाना चाह रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वो वाहिद लीडर थे जिन्होंने सबको कन्विंस किया कि आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को आगे चलाने के लिए, उसको चलने के लिए आप सबको असेंबली के अंदर बैठना पड़ेगा और असेंबली के अंदर बैठ के रोल अदा करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट ये था कि पीडीएम बनने के बाद कुछ लोग ये चाह रहे थे कि इमरान खान को एक लंबा टाइम दिया जाए, ताकि इमरान खान वैसे भी पाकिस्तान के लोगों के सामने और पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं कि इनके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही थी कि इसको, इमरान खान की हुकूमत को हर सतह पे, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो,
चाहे लॉन्ग मार्च हो, किसी न किसी सूरत में हमने इमरान खान को टफ टाइम दे के पाकिस्तान के लोगों की जान छुड़ानी है। और पाकिस्तान के ऊपर जो अजाब की सूरत में मुसल्लत है, एक कोविड से भी ज़्यादा ख़तरनाक इमरान खान की जो गवर्नमेंट है, उसको हमने पाकिस्तान के लोगों की जान छुड़ानी है। लेकिन हमें नहीं पता था कि मुस्लिम लीग नून और जो मुस्लिम लीग नून के दोस्त थे हमारे, या उनकी जो लीडरशिप थी, वो बेसिकली चाह रही थी कि इमरान खान को पूरे 5 साल दिए जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन ने कहा कि आप सबसे पहले पंजाब को, आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आप तहरीक अदम एतमाद लेके आते हैं और उसको स्टेप डाउन करवाते हैं। उसके लिए मेरे ख्याल में नंबर गेम भी मुस्लिम लीग नून और बाकी जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, उनकी सारे नंबर हमारे पास पूरे थे। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इस चीज़ को नहीं माना, फिर उन्होंने इस्तीफ़ों की बात की। हम ये समझते हैं कि अगर पार्लियामेंट के अंदर से अगर इस्तीफ़े दे दिए जाएं तो ये इमरान खान को ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की वाली बात है, क्योंकि अगर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो उसमें जैसे 2018 में जिन लोगों ने इमरान खान को सिलेक्ट करके पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया, वो एक दफ़ा फिर ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान को मैंडेट देने की कोशिश करेंगे। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं इस वक्त, मेरे भाई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि जिस तरह महंगाई और डॉलर 174-75 पे ट्रेड हो रहा है, जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस हैं, जो महंगाई है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन गवर्नमेंट है इमरान खान की गवर्नमेंट। इस चीज़ से रिलीफ दिलवाने के लिए पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो अपोजिशन में बैठी हुई है, हुकूमत में, उन लोगों को इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये रोल अदा नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जितनी खुदकुशियाँ हो रही हैं, जितनी बेरोज़गारी है, और फिर ऊपर से जितनी ढिठाई के साथ इमरान खान के जो वुज़रा है वो झूठ बोलते हैं। कुछ दिन पहले इमरान खान के एक वज़ीर ने, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमने तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां दे दी। अब वो पता नहीं किसको दी। तो फिर जो जिस तरह के झूठ बोले जा रहे हैं, और जो खुद इमरान खान जिस तरह के झूठ और यूटर्न की वजह से पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं। और फिर मैं आपको एक बात बताऊं कि पूरी दुनिया इमरान खान को ट्रस्ट भी नहीं करती कि ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब इमरान खान पाकिस्तान के सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर बने, इमरान खान को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, तो जो बैरूनी दुनिया के पैसे थे, जो अरब कंट्रीज ने पैसे दिए, वो भी हमारे आर्मी चीफ की वजह से इमरान खान को पैसे मिले। पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर है, और आज अगर आप गूगल पे भी सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर लिखेंगे तो इमरान खान की तस्वीर आएगी। पूरी दुनिया को पता है कि ये फेक प्राइम मिनिस्टर है, ये झूठा इलेक्शन हुआ है 2018 का जो इलेक्शन था। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पीएसपी हो या जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, सबको एक तकाबली जायजा लेके इस हुकूमत के खिलाफ हमें सबको मिलके प्रोटेस्ट करना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि पीएसपी के दोस्त हमारे जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अपनी जो कोलो फेल है उस पर कायम दायम रखे। और मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरत भी है कराची में कि तमाम लोग एक ही पेज पे रहें, आपस में। सियासत अपनी अपनी जगह पे है, सियासी जमातें अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन जिस तरह कराची के हालात थे, जिस तरह जंग व जदल था यहाँ पे, जिस तरह ज़बान की बुनियाद के ऊपर, रंग की बुनियाद के ऊपर, मज़हब की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे कत्लेआम हो रहा था, तो उसमें हमारे दोस्तों का भी कंट्रीब्यूशन होगा, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि आज कराची एक अमन का गहवारा बना है। बाकी मुस्तफ़ा कमाल साहब का, एमकेएम का या जमात इस्लामी का, पीपल्स पार्टी का अपने अपने नज़रियात हैं, अपने अपने नज़रियात की बेस के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन कम अज़ कम कराची में ये ज़रूर हुआ है कि जो लोग हिंदू से, सिखों से फितराना और ये सारी चीज़ें इकट्ठा करते थे, उस पर कम से कम कंट्रोल हुआ है कि आज कराची के अंदर बत्ताखोरी बंद हुई है, दहशत गर्दी बंद हुई है। तो बाकी तो सियासत करने का सबको हक है यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के लोगों को। ये अगर चाहें तो इस्लामाबाद में जाके सियासत करें, गिलगित बल्तिस्तान में करें, कोयटा में करें। बाकी पीएसपी को या पीपल्स पार्टी को कोई इस चीज़ से नहीं है, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज है, अपनी अपनी डोमेन में रह के सबको काम करना चाहिए। ठीक है सरदार साहब, हम गुफ्तगू जो है जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ में। जी नाजरीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे मौजूदा सूरत हाल पे। इसी वाले से मैं चाहूँगी सरदार नज़ाकत साहब से, मैं चाहूँगी पीडीएफ ने दोबारा से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और कबल वक्त शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी इस मुतालबे की हिमायत करती है? देखिए, ज़ाहिर है वो भी एक अपोजिशन का एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है पीडीएम, और वो ज़ाहिर है उनका अपना
एक डोमेन है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं है। तो हम ज़ाहिर है उनके लॉन्ग मार्च के साथ तो हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और मैं इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फ़ैसला करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी फ़ैसला करेंगे कि उनको हमें ज़ाहिर है उनके लॉन्ग मार्च में शामिल होना है या नहीं होना। फ़िलहाल हम तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि इन हालात के अंदर लॉन्ग मार्च करना, पहले तो ज़ाहिर है उन इमरान खान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उनकी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की ज़रूरत है कि पंजाब के अंदर सबसे पहले उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाए, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उसके बाद वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर इन उस चेंज का भी हो सकता है, और सारी चीज़ें सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर हम लोग इस तरह का कोई इकदाम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जैसा तैसा चल रहा है उसके लिए भी हम ख़तरा बन सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी रवायात है उनके मुताबिक जो भी प्रोटेस्ट हो उनके होना चाहिए। अगर पीडीएम का फैसला है कि वो लॉन्ग मार्च करते हैं तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, उनका अपना फैसला है। जो है वो भी करना चाहते हैं ये लोग। देखिए कबिल वक्त तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के हालात है, मेरे ख्याल में कबिल वक्त क्या इमरान खान को तो अगर ज़्यादा टाइम दिया तो जिस तरह इमरान खान ने मुल्क के अंदर तबाही फेरी है, और इमरान खान के साथ जो लोग हैं चाहे वो इत्तेहादी हैं या इमरान खान के अपने लोग हैं, वो इस तरह बुरी तरह करप्शन के अंदर मुलव्विस हैं कि आपको इमरान खान की गवर्नमेंट जाने के बाद आपको उनकी कहानियां मिलेंगी। और इमरान खान इसीलिए नैब के चेयरमैन को हटाना नहीं चाह रहे हैं, उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि नैब के चेयरमैन को एक वीडियो के ज़रिए जिस तरह ब्लैकमेल किया गया, और आज इमरान खान जिस तरह नैब के चेयरमैन से काम ले रहे हैं, तो वो इमरान खान का पूरा प्लान ये है कि इसी नैब के चेयरमैन से हम लोग अपोजिशन को टारगेट कराएंगे और अपने आप को फैसिलिटेट करवाएंगे। वरना जिस तरह की करप्शन स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल हो, दवाइयों का स्कैंडल हो, मालन जब्बा केस हो, इस्लामाबाद में जो पिशावर बीआरटी हो, ये जितने केसेस हैं ये सारे तो एक खुली किताब की तरह हैं। लेकिन चेयरमैन नैब ने खुद एक स्टेटमेंट दी थी, आपको याद होगा, कि अगर मैं हुकूमती लोगों को करप्शन के ऊपर बंद करूंगा तो ये हुकूमत गिर जाएगी। इसका मतलब ये है कि चेयरमैन नैब इमरान खान के फैसिलिटेटर है, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑफशोर कंपनी नहीं है ना इसमें। देखें ऑफशोर कंपनी की बात नहीं है, जो इमरान खान के जो दाएं बाएं जितने लोग बैठे हैं सबकी मेरे ख्याल में 5-6 वजीर ऐसे हैं जिनकी ऑफशोर कंपनीज हैं, तो इमरान खान उनको तो स्टेप डाउन करवाए ना। आप अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की प्रेसिडेंट अद्दी फरियाल के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने पे, अपने ही अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने पे जेआईटी बन जाती है 1.5 करोड़ रुपए की, तो इन लोगों ने तो अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन की है। तो इसके ऊपर आज पाकिस्तान के लोगों का सवाल तो बनता है ना कि इन लोगों के ऊपर जेआईटी क्यों नहीं बनती। फैसल वाबडा के ऊपर कोई जेआईटी नहीं बनती, जंगीर तरीन के ऊपर कोई जेआईटी नहीं बनती, वो खुसरो बख्तियार के ऊपर कोई, फैसल वाबडा का नाम है, मतलब सबके नाम है। लेकिन जो इमरान खान ने मजहब का इस्तेमाल किया अपनी हुकूमत चलाने के लिए, मदीने की रियासत की बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती मदीने की रियासत की बात करते हुए कि आज जिस सूदी निजाम को लेके ये चल रहे, आप मुझे सिर्फ कोई बंदा पाकिस्तान का मौलवी उठ के बता दे, या जिस तरह की मजहबी तंजीमों ने खामोशी इख्तियार की हुई है, आप मुझे बताएं कि मदीना की रियासत में ये सूदी निजाम था। अगर इमरान खान मदीने की रियासत के इतने बड़े चैंपियन है तो सूदी निजाम को खत्म करें। ये जो नया पाकिस्तान, ये जो कर्जे दे रहे हैं, ये तो सूद पे कर्जे दे रहे हैं। तो क्या मदीने की रियासत पे सूद पे कर्जे दिए जाते थे? पूरी दुनिया के लोग ये सवाल करते हैं। ये बिला सूद कर्जे का उन्होंने ऐलान तो किया था, शायद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बिला सूद नहीं, ये 4% सूद है भाई, 4% का सूद लेते हैं जो घर बनाने के लिए कर्जे हैं, या जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, आप पूछ लें किसी बैंक से कल जाके, सूद के बगैर कौन सा कर्जा मिल रहा है? सारे 4%। कल भी हमारी किसी से कोई एक मीटिंग थी, 4% वो सूद पे कर्जा। तो मदीने की रियासत में कौन सा सूद लिया जाता था? जिस तरह मजहब का इस्तेमाल और मदीने की रियासत का इस्तेमाल करके ये लोग पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कर रहे हैं, और फिर ये खुदकुशियां इनको नजर नहीं आ रही हैं। फिर लोग जो मर रहे हैं भूख और अफलास और बेरोजगारी की वजह से, वो उनको नहीं नजर आ रहा है। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर बनाने की बात करते थे, कितने लोगों को बेरोजगार किया, कितने लोगों के घर तोड़े गए। और
आप लोगों से भी ये सवाल बनता, पीपल्स पार्टी का मंशूर था रोटी कपड़ा और मकान, तो आप लोगों ने क्या दिया? रोटी ना कपड़ा ना मकान, आप लोगों ने कुछ नहीं दिया। 13 सालों से सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत करती आई है, सियासत करती आई है, लोगों को रोजगार दिया है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें और इसके ऊपर एक और प्रोग्राम कर लें आप, कि जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोगों को रोजगार दिया, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोजगार दे रही है। पता नहीं कितने लोग तो हमें फोन करके बोलते हैं वैकेंसी हो तो बताना कि ये जो 1 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, आज भी हमारे बहुत सारे इदारे इंक्लूडिंग हमारी जुडिशरी कराची के अंदर लोगों को बेघर करने की बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इसका हिस्सा नहीं बनेगी और हम कभी किसी इदारे की डिक्टेशन को कबूल करके कराची के अंदर लोगों को बेघर करने की जो साजिश है उसको कभी कबूल नहीं करेंगे। ठीक है जी, शमशाद साहब आप क्या समझते हैं? ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, आपका क्या कहना है? नहीं, भाई साहब ने ये बात तो ठीक कही, होपलेस परफॉर्मेंस है पीटीआई की, यानी जितनी तवक्कात थी वो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन पीडीएम के पास भी मुझे कोई प्रोग्राम नज़र नहीं आया। यानी उनका जो प्रोग्राम, मैंने कहीं उनकी मीटिंग्स देखी हैं, कराची में भी आपने उनका जलसा देखा होगा, कि उनका बस वो 1 पॉइंट एजेंडा था कि इमरान खान को हटा के हमें बिठा दो। भाई आप लोग तो अरसे से आप हुकूमत में थे, मुस्लिम लीग नून भी अरसे तक हुकूमत में रही है, पीपल्स पार्टी भी एक अरसे तक हुकूमत करती रही है, इनकी भी परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र नहीं रही। अच्छा, अब जैसे हमारा तो ताल्लुक़ बराह रास्त सिंध गवर्नमेंट से होता है और यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और जैसा आपने भी अभी मेंशन किया, 13 साल में ट्रांसपोर्ट का एक बस पीपल्स पार्टी ने नहीं दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आप देख लें, हाँ ब्लूमबर्ग, अच्छा वो बड़ी डिटेल से वो खास तौर पे नासिर हुसैन शाह को मैं सलाम करता हूँ, उनको इतना ज़बरदस्त वो आगे कहते हैं आज 4000 बसें आ रही हैं, अब 5000 बसें आ रही हैं, अब 200 बसें बिल्कुल शिप पे आ गई हैं। एक बस नहीं दी, एक बूंद पानी का पीपल्स पार्टी ने कराची वालों को नहीं दिया पूरे 13 साल में। कितने यानी अफसोसनाक बात है। ठीक है, पीटीआई में ने जो उन्होंने वादे किए थे 5 साल के बाद जाहिर है अवाम के अदालत में जाएंगे, उनका फैसला हो जाएगा। लेकिन मैं भाई से बड़ी माजरत के साथ, वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, खूगरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले, कि इनसे हमारा गिला ज़रूर है कि इन्होंने, देखें पीपल्स पार्टी एक बड़ी ज़बरदस्त पार्टी थी, कौमी पार्टी कहलाती थी, लेकिन बड़ी माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये अब सुकड़ के एक बिल्कुल ये समझ लें कि अंदरूने सिंध की पार्टी बन गई, शहरी भी नहीं रही। पंजाब में देखें एक सीट, पंजाब में क्या मुराद है आपका? थी से नहीं, एक नेशनल पार्टी तो थी ना पूरे पंजाब से भी इनको वोट मिलते थे, सिंध से भी, बलूचिस्तान से भी, सरहद से भी। अभी जो कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए हैं आप देखें, पंजाब से एक सीट नहीं मिले ने। अच्छा, यहाँ भी आप देखें शहरी इलाकों में भी कहाँ पे पीपल्स पार्टी है, ये तो पूरी तारीख। सर मैं इस पे भी आऊंगी, मैं थोड़ा सा, लेकिन ये कि अब अंदरूनी सिंध की पार्टी बन गई है। इलेक्शन में एक भी सीट निकाली पीपल्स पार्टी ने। मेरी सुन ले, मैं इनकी एक बात करेक्ट कर लूं इनको थोड़ा सा। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारा अपोजिशन लीडर है, एजेके के अंदर इलेक्शन हुआ, 12 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विन की हैं। ये कह रहे हैं ना अंदरूनी सिंध की गिलगित में तो इनकी हुकूमत ही खत्म हो गई, आजाद कश्मीर में इनकी हुकूमत ही खत्म हो गई। हमारी हुकूमत नहीं थी, वहां पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, थोड़ी सी चौधरी यासीन थे ना वज़ीर आज़म। आज भी कराची में जो कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के 22,000 वोट लेके पहले नंबर की पॉलिटिकल पार्टी है कराची के अंदर। एमक्यूएम कहीं नजर नहीं आ रही, पीटीआई, पीएसपी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं नजर नहीं आई। पीपल्स पार्टी 22,000 वोट लेके कैंटोनमेंट के इलेक्शन में पहले नंबर पे है। थोड़ा सा अगर आप जो आपके शिकवे शिकायत जायज हैं, मैं मानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमारी सिंध गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर सकी, मैं एडमिट कर रहा हूं, मैं बिल्कुल इस चीज को, मुझे कोई खौफ नहीं है। लेकिन भाई यूएनडीपी की रिपोर्ट पढ़ लें कि पूरे पाकिस्तान में सूबा सिंध की गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट में है जिसमें हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा काम किए। मैं इनको 10 मिसालें दे सकता हूँ, मैं इनको हॉस्पिटल विजिट करवा सकता हूँ। देखें ना, कराची की आबादी जब 30 लाख थी, आप देखें ना, मेरी सुनना ना। अच्छा, दूसरी बात लड़काना से यहाँ पर आ रहे होते, यहाँ पर आ रहे होते वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन इनकी बात सुनिए, अगर इनकी बात सुनी तो मेरी भी सुनिए। देखिए 30 लाख जब आते थी ना तो सिविल हॉस्पिटल और जनरल हॉस्पिटल था, आज भी वही है, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया कराची हैदराबाद में। देखें मेरी सुन लें, किसने? पीपल्स पार्टी। देखें कराची हैदराबाद में जितने हॉस्पिटल बने, मेरे भाई आप पता नहीं कहाँ रह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। कराची के बता दें, देखें कराची में एनआईसीवीडी कराची के अलावा ट्रोमा सेंटर, जिना हॉस्पिटल चली जाए, जिना हॉस्पिटल में एक 22 चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने से पहले से था सर जिना हॉस्पिटल। पहले मेरी सुन ले। एक चीफ जस्टिस था इफ्तिखार चौधरी, जो पीपल्स पार्टी का दुश्मन था, लेकिन उसने जब जिना हॉस्पिटल कराची का विजिट किया,
तो अपनी तनख्वाह के पैसों से जिना हॉस्पिटल के डायरेक्टर को 1 लाख रुपए इनाम दिया कि इतना अच्छा यहाँ पे इलाज हो रहा है। आप गंबट इंस्टीट्यूट लिवर ट्रांसप्लांट, जो दुनिया का ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आके इलाज करवा रहे हैं। आप मैं कुत्ते के काटे की वैक्सीन नहीं है, लोग मर रहे हैं लाड़काना में मर रहे हैं बेचारे। काटने की वैक्सीन मैं आपको बताऊं ना, कुत्ते के काटने की वैक्सीन जो फेडरल गवर्नमेंट देती है सूबाई गवर्नमेंट को। अब मैं आपको मेरी सुन ले, जो कराची में हम काम क्यों नहीं कर सके वो मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। कराची में एमक्यूएम का कब्जा था, ये लोग सारे एमक्यूएम में थे। यहाँ पे हम पीपल्स पार्टी क्या, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एक शख्स लंदन से बैठ के 1 2 3 गिनता था, पूरा शहर बंद हो जाता था। ठीक है, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल लंदन में कत्ल होते हैं, यहाँ पे 100 से ज्यादा पश्तूनों को मारा जाता है। सर, तो ये काम में रुकावट करने वाली क्या बात है? आप मौजूद को किसी और की तरफ लेकर जा रहे हैं। K4 किसने मना किया ना कंप्लीट? K4 किसने मना किया ना कंप्लीट करने? ये सारे लोग इतने स्ट्रेंथन थे। किसने मना किया? बस मतलब इतना लोगों का जोर था कि 13 साल से पीपल्स पार्टी जो है वो 92 का ऑपरेशन हुआ था, वो सारे जितने पुलिस ऑफिसर थे सबको चुन चुन के एमक्यूएम ने मारा। इसीलिए पीपल्स पार्टी डर के काम नहीं कर रही है। इनका कहने का मकसद ये है। 2.5 लाख नौकरियां सरकारी, एक भी कराची और हैदराबाद इस कराची में कोई माई का बाप, कोई माई का लाल इनके खिलाफ बात नहीं कर सकता था। आप लोग भी ये मीडिया के लिए मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। एक शख्स लंदन से बैठ के रात 10 बजे गाने शुरू करता था, सुबह 5 बजे तक। आप लोग 1 मिनट के लिए कट नहीं कर सकते थे। इस बात को मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। और आज भी मैं ये समझता हूं कि ये जितनी पार्टियां हैं, मुझे खुशी है कि पीएसपी अपने सारे गुनाहों को एक साइड पे रख के पीएसपी बनी है और आज ये लार्जर इंटरेस्ट में मुल्की सतह की सियासत कर रहे हैं। हम इनको वेलकम करते हैं, लेकिन कम से कम जो कराची के अंदर दहशतगर्दी की वजह से काम नहीं हो सके, आपको मैं आज भी बता दूं कि कराची के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर प्रैक्टिकली बोरियां मिलती थी, प्रैक्टिकली सीमेंट डाला जाता था। लेकिन 2013 के बाद तो एमक्यूएम खत्म हो गई ना, उसके बाद बस क्यों नहीं चली? लेकिन के बाद एमक्यूएम नहीं खत्म हुई, कराची के अंदर खत्म हुई है। ये जब अल्ताफ हुसैन की स्पीच, जिसके बाद सारे लोग यहाँ पे फन्ने खान बने। अच्छा सर, लेकिन हम टॉपिक पे वापस आ जाए। सरदार साहब, नज़ाकत साहब, उसके बाद जितने काम हुए आप पूरी एक प्रोग्राम पूरा कर लें। जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने काम किए थे, शाहराह फैसल बनाई थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने बनाई है। जो तारिक रोड पे ड्रेनेज सिस्टम था, जो पूरे कराची के अंदर काम हुआ, वो पीपल्स पार्टी। सर अभी की हम बात करें, पीपल्स पार्टी अभी पीपल्स पार्टी ने क्या किया है? अभी जो गुज़िश्ता रोज जो बारिशें हुई थी, मतलब कुछ टाइम पहले, तो उसमें पीपल्स पार्टी ने क्या कराची की आवाम को इस दफा जो बारिशें हुई हैं, किया? कोई एक इंसिडेंट आज भी पानी जमा है, नागन पूरा डूब गया, समनाबाग कहीं, कराची कितने आप सरजानी टाउन चले जाए, यूसुफपुर डूब गया। पहली हुकूमत है, जब बारिश हो तो कश्तियां लेके जाते हैं, बजाय इसके कि ड्रेनेज लाइन सही करें भाई, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करें। वो एक ड्रामा था, वो मुर्तजा वहाब कहते हैं, वो एक ड्रामेबाज था जो आजकल सदर आरिफ अलवी साहब बने हुए, वो ड्रामे शरामे करते थे। क्लिफ्टन में कश्तियां लेके निकल रहे थे, लेकिन जब बारिशें हुई तो इस्लामाबाद की सड़कों पे भी पानी अभी जो पीपल्स पार्टी ने किया उसके लिए क्या कहेंगे हम? लेकिन उसको क्या समझे इन बारिशों के अंदर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने अच्छा काम किया है। हमारी पूरी जो मशीनरी लगी हुई थी। एडमिनिस्ट्रेटर साहब अभी 20 दिन पहले कश्तियां लेके नागन चौरंगी चले। मैं भी तो ये बोलूं, जब आरिफ अलवी साहब को ड्रामा कर रहे थे तो पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कहे हम? नागन चौरंगी में 2 घंटे के अंदर पूरी नागन चौरंगी क्लियर हो गई थी, पूरा रोड क्लियर हो गया था। थोड़ा सा सर पूरी रात पानी जमा था वहाँ पे, इसीलिए तो वहाँ पे कश्तियां पहुंचाई गई थी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची वहाँ पे खुद खड़े हुए थे, उनको इतना खौफ था बारिश का कि वो कश्तियां लेके पहुंच गए थे। 3 घंटे के अंदर पूरा रोड क्लियर हुआ। सर अगले दिन हमने विजिट किया था, ऐसा ना बोले। पिछले साल बारिश हुई थी, कराची डूब गया था, तो ना एमकेएम थी ना यहाँ कोई था, पीपल्स पार्टी थी। भाई तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर लेते ना, ड्रेनेज सिस्टम ठीक होता तो आज आपको कश्तियां ले जाने की जरूरत नहीं। मेरी सुन लेना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस शहर के अंदर तो ये बल्दियाती इंतखाबात कराने से इतना डरते हैं। अभी करारे का बोला है ना, मेरी सुन लेना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एमक्यूएम के इजाजत के बगैर इस शहर में पत्ता नहीं हिलता था। ये इनको भी पता है। पुरानी बातों के ऊपर हम तबसरा नहीं कर तो ज्यादा बेहतर है। हम अभी की बात कर लेते कि अभी क्या दिया कराची को, इनको क्या दिया आप लोगों ने? सारे लोग भी फरिश्ते बन गए, सारा अच्छा हुआ।
इस शहर के लिए सारा ही अच्छा देखिए होगा। ये तो रीजन बना रहे हैं ये एमक्यूएम का। एमक्यूएम अब कहाँ है, उनको पूरी कराची से 3 सीटें मिली हैं अब अभी। काम हो रहा है भाई, अब काम हो रहा है ना। काम हो रहा है, कौन अब सा नया काम हो हॉस्पिटल रहा है। बन रहा है, आप- K4 कहाँ पहुंचा है? सर जी मेरी आप सुन कहाँ लेना, पे पानी अगर एक इसके घर में ऊपर- 2-2 महीने बाद पानी आता है, और डिफेंस जैसे इलाके देखिए- जो बेचारा बड़ा पॉश इलाका, इतना टैक्स देते हैं, वहां महीने में तो 4 फिर दिन पानी आता है। डीएचए से भी बात, डीएचए से बात करनी चाहिए ना। गवर्नमेंट तो डी- आपकी है ना, नहीं, आपने करनी है, गवर्नमेंट हमने थोड़ी हमारी बात करनी है। गवर्नमेंट हमारी हमने है। थोड़ी बात करनी है, देखिए, सब वो तो DHA आपने करनी है। नहीं, मैं इनको एक बात बता रहा हूँ। जब बल्दिया टाउन कराची- हम गए थे ना, वहाँ इलेक्शन था 249 सर वहाँ पे भी टैंकर माफिया को पानी मिल रहा है, लेकिन आवाम को पानी नहीं अच्छा, मिल रहा। ये देखें, लाहौर सर में भी बड़े पानी- अफसोस की मुकाम है कि मतलब टैंकर माफिया को आप लोग इसके ऊपर क्यों नहीं ऑपरेशन करते? एडमिनिस्ट्रेटर इनके अपने कराची तो के चल आप रहे लोग हैं अपने टैंकर लोगों को माफिया। बोले ना इस पे, चीफ जस्टिस इसके ऊपर ग्रैंड ऑपरेशन करें आप लोग। पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शन पे जो 4-5 हाइडेंट चल रहे, ठीक है, वो अच्छा कराची में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, वो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। जितनी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पानी के हवाले से, तकसीम के हवाले से कर रही है, वो चीफ जस्टिस की हदायत के मुताबिक, और चीफ जस्टिस जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके मुताबिक आप काम ये हो रहा देखिए, है। ये चीफ जस्टिस का काम है जो वो कर रहे हैं भाई, उनका काम उनको तो करना बेचारों नहीं का चाहिए ना। भाई, ये तो वजीर उनको आला नहीं का काम करना है। चाहिए एक्चुअल ना। वजीर आला ने उनको- क्या किया है कि देखिए- सारे इख्तियार अपनी जेब में डालनी है। गटर का ढक्कन ठीक करना है तो वजीर आला, कचरा उठाना है तो वजीर आला, पानी देना तो अब वजीर ये आला, चीज़ तो ट्रांसपोर्ट इनको करानी नहीं है तो पता। वजीर आला। ये भाई बेचारे ये इंतखाबात समझते कराएं, हैं कि बल्दियाती ज़ाहिर है वो इंतखाबात इनको- कराएं। देखिए, मैं आपको पीपल्स बताऊं। पार्टी का ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जितने इख्तियारात आए थे ना, एक्चुअल उन्होंने अपने पास पार्क कर लिए। होना तो ये चाहिए था ना कि 18वीं तरमीम का मकसद क्या था कि ये जो इख्तियारात है ये निचली सतह तक निचली जाएं। सतह वो पे तो सारे हम आने चाह के रहे बाद हैं ना। वजीर आला ने पकड़ देखिए लिया। मेरी सुन जितना लें, एनएफसी जब अवार्ड आप- आता है, जब शहर के अंदर, जब शहरों के अंदर लोगों की मर्दमशुमारी सही नहीं होगी, जब 3 करोड़ की आबादी को 1.5 करोड़ की आबादी शो करके सामने लाया जाएगा, इसके ऊपर इनकी भी रिजर्वेशन है, हमारी ये एमक्यूएम के दोस्तों की भी है। हम ये समझते हैं कि अगर ये सेंसेस सही तरह से हो जाएं, और मैं कराची का कोई मसला ही नहीं रह सकता, लेकिन देखिए उसके पैसा तो नहीं मुताबिक हमें रुका ना। पैसा पिछले मिले, 13,000 में NFC अवार्ड 10,420 बिलियन रुपए सिंध गवर्नमेंट को मिले। मुझे कोई 10 प्रोजेक्ट दिखा दें। आप एक काम कर लेना। देखें पंजाब आप गवर्नमेंट इसके को फिर ऊपर- भी मैं थोड़ा आप सा इसके इस पे ऊपर- क्रेडिट आप इसके दूंगा। कम ऊपर से एक कम और लाहौर प्रोग्राम दिखाते हैं, कर वो लें। देखें लाहौर अच्छा है। आप इसके ऊपर सिंध की पीपल्स पार्टी हमें कोई एक यूनियन काउंसिल दिखा दे कि ये मेरे अच्छी भाई, है, एक मॉडल आपको यूनिवर्सिटी आपको तो यही तो नहीं पता ना। आप मिट्टी चलें, आप वहां पे थर पार्कर का विजिट करेंगे, पहले का थर सर, पार्कर अच्छा, क्या है, आज का थर पार्कर कराची क्या है? पाकिस्तान का दिल है। कराची को क्या दिया? सबसे देखिए, ज्यादा कराची टैक्स देने को- वाला शहर है। कराची- यहाँ कराची मईशत के- पीपल्स पार्टी ने। नहीं, कराची नहीं, को क्या कराची दिया? को- आप थर और मेरे वहाँ भाई की बातें देखो, कर रहे हैं जहाँ पे आज भी कुछ मैं नहीं इस तरह है। की लूज टॉक कुछ नहीं जगह करना पे चाह जाके रहा। फोटो देखिए, सेशन कर रहे हैं। मैं देखिए लाड़काना क्या था, मैं लाड़काना क्या था। एक मिनट आपने एक जो मिनट बात सुनिए की सर, है ना, लाड़काना किस सुन रहे हैं? आपने जो बात की है ना, मैं उसका सर, जवाब एक नहीं, पहले लाड़काना- मेरी जवाब सुन ले, पहले मेरा जवाब सुन ले। आज जो पीएसपी के लोग ये जो मास्क, जो नेकियों का और हमदर्दियों का मास्क पहन के अवाम के साथ जा रहे हैं ना, जी, जी। ये सारे लोग आप एमक्यूएम के जुराम में मुलव्विस सर थे। हम बात इस कर रहे हैं कराची पीपल्स के पार्टी की बच्चों को परफॉर्मेंस कत्ल पे। करने के अरे यार कत्ल करने सर, के पीएसपी में आप कैसे लोग लोग बात थे? ही नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी की आप- सारी काबीना आप वजीर लोगों आला की- से सब पे केस चल रहे हैं। हाँ। वजीर आला में भी, स्पीकर पे मुस्तफा भी, कमाल पे शर्जील नहीं मेमन चल पे। रहे, मुस्तफा कमाल के गलत नहीं चल रहा है ना सर, वो तो नहीं, गलत नहीं, चल रहा है। गलत आप पे ऊपर चल रहे हैं तो करप्शन गलत का नहीं चल चल रहा रहा, है। इन पे तो नहीं, करप्शन नहीं, के केस करप्शन का चल रहा है देखिए, भाई। वजीर आला पे करप्शन का केस, करप्शन स्पीकर पे चल रहा है, करप्शन का करप्शन केस, का चल रहा शर्जील है। मेमन पे करप्शन का केस, आदि जो करप्शन- कैबिनेट है ना नहीं। उस पे करप्शन के केस चल तो रहे हैं। अनीस खान देखिए, के बात- ऊपर बल्दिया फैक्ट्री की दहशतगर्दी का खत्म केस हो चल गया रहा वो तो केस, है। नहीं ना, खत्म भाई, नहीं खत्म हुआ हो गया भाई, वो, नहीं मतलब खत्म भाई, हुआ। आप पढ़ लिया करें, नहीं खत्म हो क्लोज गया। हुआ, नहीं क्लोज हुआ, क्लोज अभी हो गया दोबारा है। देख लें, दोबारा खुला है, सर, दोबारा सर, खुला, आपको सर, नहीं पता ना इस वो चीज़ खत्म का। हो गया सर, हमें ये नहीं पता होगा तो किसे मेरी पता मेरी होगा? सुन लेना, ये सारे एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। पीएसपी में इस बात को नहीं करना चाह रहा था। ये जो एस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़ भाई, के दूसरी establishment पार्टियां की होती बना तो लेती जीतना है। चाहते हम, नहीं, जीते नहीं, कहाँ हैं? जीतना चाहते सर, फिलहाल तो- कंटोनमेंट बोर्ड के अभी इलेक्शन में एक फिलहाल सीट तो तो- निकाल एक नहीं सीट मिली है, सके, फिलहाल एक तो- सीट ही फिलहाल निकाल तो जो सके। आप- एस्टेब्लिशमेंट जनाब को ढूंढने की जिनके कोशिश कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट पीछे वो तो जीत गए ना। आप खुद ही कह रहे थे पीटीआई को सही बात एस्टेब्लिशमेंट ने है। जिताया, नहीं, आप ही नहीं, कह रहे थे मैं- भी थोड़ी देर पहले। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट तो भाई, फिर- हम जिसके पास देखिए, पीछे होती है वो तो फिर जीत जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट मेरी सुन लेना, एस्टेब्लिशमेंट अभी आपके गुनाह धो रही है। जितने आप लोग गुनहगार थे एमक्यूएम में रह के, ये सारे लोग जितने सारे आप जितनी लॉन्ड्री लगी देखिए, हुई है गुनाह तो अल्लाह ताला ने PSP में- धोने हैं, establishment नहीं, ने क्या धोने? मैं मेरी सुन लेना, जो पीएसपी में लॉन्ड्री लगी है एमक्यूएम से, मैं आपको बताऊं, आप जितने ये चूरन बेच लें, देखिए, MQM आपका में कोई जितने नहीं लोग आए सुनने थे, वाला। तो maximum- इस शहर के अंदर कोई नहीं पीएसपी को वोट करने वाला, क्योंकि लोगों को पता है कि जो आपने लिबादा उड़ा है ये आप नहीं है। असल मुस्तफा कमाल ने जिस तरह की स्टेटमेंट बल्दिया टाउन में खड़े होकर दी,
ये कोई लीडर देता आप मुझे देखें, बताएं। आपके लोगों ने आके फायरिंग भी तो की ना ऑफिस में नहीं उनके। सर सर मैं ये खुद वहाँ बात मौजूद सर था। ये बातें मैं तो खुद वहाँ हमारी मौजूद था, सर इन पीपल्स बातों पार्टी से के ना लोगों हमारे अवाम को फायदा और ना ही हमारे जो है सिंध को फायदा है। आप मुझे बताएं कि सिंध में हम किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं। खान साहब ने इस बात का एतराफ़ किया मुझ में महंगाई है और इसको बेहतर कर सकते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये महंगाई में कंट्रोल हो सकता है? देखिए मैं एक बात बताऊं, दुनिया के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, चाहे अपोजिशन की होती हैं, गवर्नमेंट की होती है, मैं ये समझ रहा था कि भाई की जो शुरू की डिस्कशन थी, और मैं समझ रहा था कि ये बड़ी अच्छी ये आपके फेवर में होगी, मतलब आपने ये फेवर की बात समझा नहीं कर रहा हूं। देखें जो बात देखें, हक है जो वो तो फेवर कहनी की है। बात नहीं कर रहा सही बात है। हूं, जो इनके देखें, भुट्टो साहब ने जो अच्छा, अच्छे काम किए हैं, मैं क्यों ना उसको नहीं, मेरी सुन Appreciate लें, मेरी करें, सुन सही लें। बात कहना है। चाहिए। हम सीएम इतने साहब ने मुस्तफा इतने कमाल तंग साहब दस्त से नहीं है सर। सीएम साहब ने मुस्तफा कमाल साहब को भी अपनी मीटिंग्स में बुलाया, इनको पता होगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मुस्तफा कमाल साहब भी बेहतर इनपुट दे सकते हैं इस शहर की बेहतरी के लिए, कराची, हैदराबाद, सक्खर की बेहतरी के लिए, या सिंध और पूरे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। हम मुस्तफा कमाल साहब को बहरहाल एक नेशनल पार्टी का, एक बड़ी पार्टी का सरबराह समझते हैं, Thank चाहे you very लोग कोई much. समझे या ना समझे। जज़ाकल्लाह। सीएम साहब ने उनको अपने तमाम इजलासों में बुलाया, और आज भी हम ये समझते हैं कि इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो हुकूमत के साथ शेयर करें। हुकूमत के साथ मिलके, पूरी दुनिया में होता है, इख्तलाफात अपनी जगह पे होते हैं, सही है। लेकिन एक दूसरे को चोर, डाकू, गद्दार नहीं, कहने से मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान के लोगों का कोई भला नहीं होने वाला, सिवाय इसके कि हम एक दूसरे की पॉइंट स्कोरिंग करें। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनसे कराची के लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशन भी है कि एमक्यूएम की दहशतगर्दी की वजह से जो लोग विक्टिमाइज हुए थे, आज ये लोग अगर बेहतरी की बात कर रहे हैं, मुस्तफा कमाल साहब अगर बेहतर मैसेज देना चाह रहे हैं, तो लोगों को हो सकता है अपील भी कर रहा हो, लेकिन इनसे हम ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि जिस तरह की जुबान दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी इस्तेमाल करें। ये सजेस्ट करें हुकूमत के साथ मिलकर। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मुस्तफा कमाल साहब हमारी सिंध गवर्नमेंट के साथ इनकी मीटिंग्स में बैठे, और जितनी मैं वहां पे मौजूद था, सिंध सेक्रेटेरिएट में जो मीटिंग हुई, मुस्तफा कमाल साहब ने बड़ी अच्छी सजेशन दी कि इस शहर के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। आज भी हम तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस से, एमकेएम लंदन को छोड़ के बाकी तमाम जो दहशतगर्द तंजीमें, चाहे मजहबी तंजीमें या सियासी लिबादा उड़ा हुआ है, उनको छोड़ के जो पॉलिटिकल पार्टीज अगर सिंध गवर्नमेंट को अच्छी राय देगी, अच्छा सजेस्ट करेगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उसको अप्रिशिएट करेंगे। इसकी मैं मिसाल देता हूं आपको। ठीक है। पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो जिस तरह एक डिक्टेटर आता है, उसने सारे बल्दियाती सिस्टम को क्लोज किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वसीम अख्तर साहब को जैसा तैसा मैंडेट मिला है, हमने इनका मैंडेट का एहतराम करना है, इनका जब जो टर्नओवर है वो पूरा होगा तो ये स्टेप डाउन लेकिन करेंगे। सर फिर हम भी उनको उनके क्लोज रोने नहीं थे, करेंगे। तो साल होने उनको वाला बजट इलेक्शन तो करा उनको देते दिया ना नहीं चाह रहा था। देखिए, हाँ, इलेक्शन कराएंगे। लेकिन मैं एक सवाल पूछता आप हूं। मुझे सिर्फ ये आप बताएं मुझे कि नहीं, कराची नहीं, की अब सेंसिस देखिए, के ऊपर आपका क्या आपने व्यू? काफी दिया ना, मेरी भी एक बात सुने ना। देखें, वजीर आला का अगर टेनोर पूरा हो, उसकी जगह आप एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। या वजीर आजम का टेनोर पूरा हो तो कभी एडमिनिस्ट्रेटर लगता है? अब जब कराची का मेयर जो था उसका जब टेनोर पूरा हुआ तो फौरन इलेक्शन कराने चाहिए थे ना अभी बल्दियाती, हुए इलेक्शन भाई। लेकिन इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर लगा नहीं, दिया। इलेक्शन तो हो फिर रहे ये हैं ना। लगने इंशाल्लाह मार्च से पहले इलेक्शन हो रहे हैं। आप लोग कहाँ? तैयारी करें इलेक्शन की, मुझे नहीं और हम लगता दुआ कि ये कर लोग रहे हैं कि इलेक्शन कुछ ना करें। कुछ सीटें आप लोगों को मिल जाए। सर, जो आपको होप हमारा दिलाई इतना थी, मकसद सीटें हमारे लेना नहीं है। इदारों ने जो हमने आपको तो होप एक दिलाई थी, देखें, हम तो एक वो इनकलाब कुछ ना लेके कुछ आए हैं पूरी हो। कराची के अंदर। हम एक इनकलाब लेके आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भाईचारा पैदा किया है। लोगों में जो लड़ाइयाँ थी वो हमने ख़त्म की। हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। ज़रूरी नहीं है कि सीटें लेके बंदा कामयाब होता है, सीटें लेने वाले भी तो नाकाम हो जाते हैं। आपने खुद ही बताया पीटीआई क्या कामयाब है? आप लोग अच्छी नहीं, नहीं, बातें नहीं, नहीं, करते नहीं। करते एकदम से आपका पीछे वाला रवैया सामने भाई, आ मैं जाता है ना। मैं तो वो बात कह रहा हूँ जो मैं इसलिए आपने बोल रहा कही है। हूँ। मैं आपकी कोई अच्छी अपनी अच्छी गलत बात बातें, थोड़ी कर रहा कुरान और सुन्नत की बातें करते करते अच्छा मुस्तफा जी। कमाल साहब लूज टॉक करना शुरू कर देते हैं, तो शमशाद फिर लोग सिद्दीकी यही साहब। समझेंगे ना और यार, सर ये वो जुल्फकार अली MQM है। भुट्टो ने भी नश्तर पार्क के जलसे में गाली दी थी, मैं मौजूद था वहाँ। नहीं कोई मसला नहीं है, सर, कभी मेरी कभी सुन लूज टॉक लेना। हो जाती है। सर इसमें क्या सर है? हम तारीख मैं आपको आप- तकरीर निकाल के जो बता दूं, मुस्तफा भुट्टो साहब ने कमाल ने- जो भुट्टो मुस्तफा साहब ने कमाल गाली ने- बक दी नश्तर पार्क के जलसे में, गाली बक कोई दी। गाली नहीं दी भाई, कोई मैं गाली आपको नहीं दिखा दी। दूंगा सर, आप मेरे पास दिखा दें। मौजूद है, वो ये कोई तकरीर गाली मौजूद है नहीं, उनकी। नहीं, नहीं, इस तरह ये हो सारे- जाता है, हो जाता है, ये हो जाता है। ये सारे रूमर हैं। लेकिन ये कि देखिए, अगर आप किसी के घर पे मैं- जाके मैं- फायरिंग करेंगे मैं तो वो आपको क्या positive- दुआएं मैं देंगे? positive बात ये करना चाह रहा हूँ आखिर में कि इस तरह के जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं कम से कम ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस शहर की, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए ये आगे आए। जिस तरह इन्होंने काम किया, मैंने अप्रिशिएट किया कि जो मुस्तफा कमाल साहब ने कराची के अंदर भाईचारे की बात की, हमदर्दी की बात की, तमाम कौमियत को साथ रह के चलने की बात की, हमें बड़ी खुशी हुई कि एक लासानी पार्टी एमक्यूएम से निकला हुआ बंदा
इतनी बड़ी लार्जर इंटरेस्ट में, मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में बात कर रहा है, नहीं, तो हमें इंशाल्लाह। खुशी, हमें हमने appreciate 5 कर साल रहे में हैं। कोई यूटर्न नहीं और- लिया, जो पॉलिसी और पहले दिन पीपल्स थी पार्टी, उसी पे ही है। पीपल्स पार्टी बहरहाल कोई माने या ना माने, एमक्यूएम इनको तस्लीम करे ना करे, इस शहर की बाकी पॉलिटिकल पार्टी इसको इनको तस्लीम करे ना करे, मैं पीपल्स पार्टी के एक नुमाइंदे के तौर पे ये समझता हूँ कि पीएसपी को हम एक्सेप्ट करते हैं और हम इनको बहरहाल एक पॉलिटिकल फोर्स समझते हैं। ठीक है जी शमशाद साहब, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी। पाक से ज़मीन पार्टी मुस्तकबिल में कराची की सियासत किस तरफ देख रही है? देखिए जी, पाक सरजमीन पार्टी, हम तो हमेशा अच्छी उम्मीद रखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं हम लोग इंशाल्लाह ताला, और जो नज़रिया मुस्तफ़ा भाई और अनीस कायम खानी लेके आए थे, हम चाहते हैं कि उसकी इम्प्लीमेंट हो। सीटें आज नहीं मिली, कल मिल जाएंगी। आपको पता है कि पीटीआई की क्या तारीख रही है, 20 साल के बाद उनको सीटें मिली। जमात इस्लामी 80 साल हो गए हैं उसको, आज उसको बेचारों को 3-4 सीटें मिली हैं। सीटें जो है वो क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अपना एक जो नज़रिया है उस पर कायम रहना चाहिए, जिसकी भाई ने भी तायद की है कि जो हमने लिसानियत से बालातर होके, जो कराची में रहता है, अब देखें पख्तून आबादी है, पंजाबी है, यकीन करें 3-3 नस्लें उनकी यहाँ जवान हो गई हैं। अब हम अभी भी उनको ये कहते हैं कि यार ये पंजाब का है, ये खैबर पख्तून का है। नहीं, अब उन्हें कराची वाला गिना जाए। मरदमशुमारी की जो बात की है इन्होंने, बिल्कुल ठीक बात की है। देखिए जो 50 साल से यहाँ रहा है उसकी 3 नस्लें हो गई। जब मरदमशुमारी होती है तो उसको गिना जाता है मानसेरा का, उसको गिना जाता है जनाब वो कश्मीर का। नहीं, जब 50 साल से यहाँ के वसाइल वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जितनी भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वो तो यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका वोट भी यहाँ होना चाहिए, उनकी एंट्री भी यहाँ होनी चाहिए। अगर वो तमाम चीज़ें गिन लें, मरदमशुमारी सही तौर पे इस कराची की हो जाए, तो यकीन करें कराची के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई काम भी ना करे, ये पूरे पाकिस्तान को पाल लेगा। सही बात। आप देखेंगे सिर्फ लालू खेत का बजट, आपको टैक्स पता है कितना है? 94 अरब रुपए। पूरे लाहौर का बजट लगा लें आप, और वो जैसे कम सेंट्रल का है। लगा और लें। सिर्फ लियाकताबाद का बजट जो है ना, वो इतना टैक्स देते हैं कराची वाले, इतना टैक्स देते हैं। अच्छा, एक आखिर में छोटी सी बात, अभी अफगान जो नई हुकूमत बनी है, इत्तफाक से ऐसी एयरपोर्ट पे मेरे उनके एक डिप्टी मिनिस्टर से बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये 20 साल का अरसा आपने कैसा मसल गुजारा? तो उन्होंने बेचारों ने बड़ी कही, तो मैंने कहा इसमें सपोर्ट आपको कभी कहाँ से ज़्यादा हुई? उन्होंने कहा जी पूरी दुनिया की सपोर्ट एक तरफ रख दें, और जो सिर्फ कराची ने हमें सपोर्ट किया है। मैं हैरान था इस बात को, मुझे नहीं पता था। लेकिन आप देखें बड़े मुखैर हजरात हैं यहाँ पे कराची के अंदर, जो है जितने वेलफेयर बड़े इदारे हैं, ईदी सेंटर ले लें, सारे बरनी ले लें, छीपा ले लें, सब कराची से चलते हैं। पूरे पाकिस्तान में जब कोई खुदा ना खास्ता मुश्किल वक्त आया, कराची से ट्रकों की लाइन लग जाती ऐसे ही है। है। तो भाई इस पर रहम करें, और देखिए, पीपल्स इसके पार्टी के अलावा भाई से मैं भी मेरी इनकी बात को- दरख्वास्त इनकी है बात को कि आगे ये भी करना रहम चाह करें, रहा हूं। इस पर थोड़ा इसको देखिए, फैसिलिटेट तो करें, इस ट्रांसपोर्ट बात चला दें, को- पानी दे इस दें, बात को मैं- कचरा उठा लें इस बात हमारा, को- कुछ इस- तो करें। इस बात में मैं इजाफा कर दूं कि पूरी दुनिया से लोग कराची में इल्म सीखने आते हैं, बिल्कुल। अदब सीखने आते हैं। और कराची के लोगों के बारे में अंग्रेज ने लिखा था, एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर, कि इम्तान देने वाला ज्यादा तेज होता है इम्तान लेने वाले से। लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या हुआ कि फिर बीच में जो अपने ज़ाती मकासद के लिए जिन लोगों से लोग तहजीब सीखने आते थे, इल्म सीखने आते थे, फिर उनसे खौफजदा भी हुए। ये इस शहर का अलमिया भी यही रहा है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सर ये तो माजी हो गया ना, आप चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं ना सर, मूव फॉरवर्ड, आप लोग जिस बेहतर तरह का करें, रोल कराची अदा में कर कोई रहे अच्छा हैं, हॉस्पिटल बना आप- दें, पानी दे दें, कचरा सर, उठा मैं लें, आपको बताऊं ये ना, तो कर दें सर। देखिए, पीपल्स पार्टी में आप लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी चीजें हो गई हैं, बहुत सारी चीजें होनी है और बहुत सारी चीजें होंगी। वो एक बस तो और चला दें देखिए, सर। मैं वो पानी ठीक दे है, दे, यकीन ठीक करें। है सरदार किया साहब, ना। शमशाद साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, जज़ाकल्लाह आपने खैर, अपना जज़ाकल्लाह खैर। कीमती वक्त दिया। नाज़रीन छोटा सा लेंगे और मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू चल रही थी, फिर अब ब्रेक से हम हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद है सरदार नज़ाकत साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी पब्लिक एड कमेटी के नजीब अयूबी साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की काफ़ी खिदमात रही, मुस्लिम पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान जो है वो थे, और उन्होंने एक एटमी पावर दी पाकिस्तान को। जमात इस्लामी के जुल्सों में भी वो शिरकत क्या करते थे, क्या आखिरी अल्फाज थे उनके? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सानेहा है। ज़ाहिर है कि जिसने दुनिया में आया है उसने वापस तो जाना है, अपने रब के हुजूर पेश होना है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की शख्सियत बहुत हवालों से मशहूर ही नहीं बल्कि उनके एहसानमंद है पूरी कौम, कि आज अगर हम आराम से सोते हैं तो वो उस एटमी पावर होने की बदौलत कि जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मरहूम ने बनाया, और उसकी बदौलत हम आराम से सोते हैं पूरी कौम, तो उनका एक बहुत बड़ा एहसान है।
लेकिन इंसान के साथ ही एक और बात जो इंतहाई तकलीफ दे है वो ये है कि इतने बड़े मोहसिन, और जो सिर्फ पाकिस्तान का मोहसिन नहीं, पूरे आलम इस्लाम का मोहसिन, के जिसके एटमी तजुर्बात और उसके बाद पूरी इस्लामी दुनिया को एक इत्मीनान का सांस मिला, उस अब्दुल कदीर ख़ान को परवेज़ मुशर्रफ अमेरिका के कहने पे जिस तरीके से उन्होंने उनको ख़राब करने की, उनके इमेज को, और गिरफ़्तार करने तक और अमेरिका के हवाले करने की भी वो सारी हरकतें की गई, तो ये एक बड़ा दिल को अफसोस होता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी बाकिरदार ज़िंदगी गुजारी, और अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अली सोसाइटी में तो वो घर, मुझे उनकी बहन का अभी भी याद है कि वो यहाँ आते हैं, जब आते थे तो वो प्रोटोकॉल जो उन्हें मिलता था थोड़ा बहुत, उस पर भी वो कहते थे कि ये क्यों रास्ते क्यों बंद कर रहे हो, कि लोगों को मुश्किल होती है। और उनका वो तारीख़ी जुमला भी याद है कि उन्होंने कहा कि मैं जिस जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ, यानी भोपाल से, तो भोपाल की सरजमीन को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ दो बातें मशहूर हैं उनके मुताबिक, कि भोपाल की सरजमीन में कोई गद्दार पैदा नहीं हुआ और भोपाल की सरजमीन में कोई कादियानी पैदा नहीं हुआ। तो इतना बड़ा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आज रुखसत हो गया है। तो गायबाना नमाज जनाजा आपके चैनल के तवस्सुस से मैं बता रहा हूँ कि कराची में इंशाल्लाह जितने उनके चाहने वाले हैं तो सबको आना चाहिए। अभी मैंने सरदार नज़ाकत साहब को भी दावत दी है, आपको भी दे रहा हूँ कि 4:30 बजे जमा इस्लामी के दफ्तर इदारा नूर हस्त पे कायद आज़म के मज़ार के पास नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तो अब ज़ाहिर है उनके लिए दुआ की जा सके, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहसीत मजमूई हम सबको काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नजीब अयूबी साहब। बारिशों के अलावा कराची के आवाम को पानी कब नसीब होगा? सॉरी, बारिशों के अलावा कराची की आवाम को पानी कब नसीब होगा? बारिशों के अलावा कब नसीब होगा? अच्छा क्योंकि अच्छा, बड़ा अच्छा, और नलकों में पानी चाहिए, बातों से पानी नहीं आता। तो मैंने आप लोगों के काफी बैनर्स लगे हुए देखे ना, आप लोग पानी के ऊपर काफी वर्किंग कर रहे हैं, तो मैंने कहा जनाब बहुत हम भी आप लोगों के अल्फाज जुमलों की तरह आप अदा कर दें। बहुत अच्छे पैराए में तुमने इंतहाई नाजुक मसले को कहा है, तो कि बारिशों के अलावा कब पीने के लिए नसीब होगा। तो बारिशों में भी पीने के लिए तो बहरहाल नसीब नहीं होता, डूबने के लिए और ये सारी चीज़ें हैं। देखें, बात यह है कि कराची का मामला एक ऐसी सूरत हाल से दो चार है कि कराची के ऊपर ना पॉइंट स्कोरिंग गेम तो होते हैं, बदकिस्मती से कराची को संजीदगी के साथ ओन करने का जो मामला है वो किसी भी जानिब से नहीं देखने में आता। सॉरी, ठीक है जी। कल रीबिल्ड कराची कॉन्फ्रेंस हुई कराची में, मोहतरम हाफिज नईमुर रहमान साहब समेत सेनेटर जावेद जब्बार, एमनेस्टी इंटरनेशनल के आदिल गिलानी, सहाफ़ियों में बेशुमार लोग, खेल के बेशुमार लोग, तालीम, सेहत, ये सब मौजूद थे। और उन्होंने जो बात की कि हम कराची को किस तरीके से दोबारा उसी तरह देख सकते हैं, तो तीन बातें खुल के सामने आई। मोहतरम जावेद जब्बार ने तो ये कहा कि कराची के अंदर जो सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है वो यही हो रहा है कि कराची का सॉरी, कराची को किसी भी फ्रेम में नहीं रखा गया। मिसाल के तौर पे जब हम आइन की बात करते हैं तो आइन में कौमी असम्बली, सेनेट, दीगर तमाम चीज़ों के हवाले से बड़े बड़े रेफरेंसेस मौजूद हैं, बाब मौजूद हैं कि इस तरह चलाना चाहिए। लेकिन कराची की लोकल गवर्नमेंट बल्दियाती निज़ाम के बारे में कोई चैप्टर नहीं है आइन के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आइन के अंदर ही कराची के हवाले से या पूरे पाकिस्तान की लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हवाले से कोई आर्टिकल मौजूद नहीं है, तो हाउ कैन यू प्रोटेक्ट कराची? तो ये कितना बड़ा देखिए मजाक है या जुल्म है या फ्लॉ है। तो इसके अंदर सारी सियासी जमातों को बैठ के इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए, इसमें कोई तरमीम लानी चाहिए, इसमें कोई ऐसी चीज़ हो कि पहले तो देखिए हमें ये तकसीम करना पड़ेगा कि कराची को हम किस तरीके से ओन कर सकते हैं। बेहतर ओन किस लिए किया जा रहा है? ओन करने का मतलब इसके फंड लेना नहीं है, ओन करने का मतलब इसके वसाइल पे काबिज होना नहीं है। ओन करने का मतलब यह है कि कराची हमारा शहर है, इसमें हर ज़बान बोलने वाले लोग मौजूद हैं, इसमें सिंधी भी है, पंजाबी भी है, बाई बर्थ है।
2 नस्लें गुजर चुकी हैं, लोग यहीं पैदा हो रहे हैं, लेकिन इन सब की एक शनाख्त होनी चाहिए, उन शनाख्त में उनका हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये है कराची। अब इस कराची को ओन करने का मतलब वसाइल को हटा के मसाइल पे तवज्जो देने की कोशिश करनी चाहिए। बदकिस्मती से हो क्या रहा है कि बदकिस्मती से यहाँ के सारे पैसे, वसाइल और यहाँ की दीगर तमाम इंतज़ामी मशीनरी वो तो अपने इख्तियारात में ले ली जाती है, लेकिन जब इसको देने की बात आती है तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। हमारे पास से मुराद गवर्नमेंट्स के पास कुछ भी नहीं होता। तो ये एक अलमिया है। दूसरी अहम तरीन बात जो आपने पानी की, पानी में फारूक आदिल साहब जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और इस हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत अच्छा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि K4 मंसूबा, इसके जितने भी प्लान बनाए गए वो सारे बनते रहे, बिगड़ते रहे, बनते रहे, बिगड़ते रहे, और अब एक नया प्लान जो पहले की तमाम कंसल्टेंसी फर्मों ने जिसको मुस्तरद किया था, अब ये इस वाली गवर्नमेंट में जो PTI की आई है, इस गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर लिया है। और यानी 2500 अरब रुपए से कहीं ज्यादा के सिर्फ पाइप जो है वो चाइना से मंगाए जाएंगे। तो बजट इतना है कहाँ, इतने पैसे हैं कहाँ? पहले ही आपने नाकिस मंसूबा बंदी के जरिए वो सारे पैसे बर्बाद कर दिए। सूबाई हुकूमत ने भी पैसे मिलाए थे 50%, वफाक ने भी मिलाए थे, लेकिन वो कहाँ गया? ये ऐसे ही मिसाल है हमारी बहन के, जिस तरीके से आप ऐसा लगता है कि एक घरौंदा बना रहे हैं मट्टी का, और थोड़ी देर के बाद आपका दिल उससे भर जाता है, उगता जाता है, तो पैर मार के उसको तोड़ देते हैं। तो कराची के नाम पे आप पॉइंट स्कोरिंग तो करते हैं। मैं वफाक की बात करूंगा, 1100 अरब का पैकेज आपने अनाउंस कर दिया, उससे पहले आपने 150 अरब का अनाउंस किया था। उसमें से आपको ये बताते हुए शर्म क्यों आती है कि आपने ये पैसे रिलीज कर दिए तो खर्च कहाँ किए हैं? आप ये क्यों घबरा जाते हैं? आप बताते क्यों नहीं? आप हमने सवाल किया था, बोल रहे हैं हम बसेस लेकर आ गए, K4 मंसूबा और फलाफला 3-4 काम उन्होंने बता दिए, बोले इसमें हमारे एग्जैक्टली K4 का मंसूबा क्या है? क्या पहले तो ये समझ में आए ना। नेमतुल्लाह खान हो या अफगानी साहब हो जो जमात इस्लामी के मेयर थे, इन्होंने तो जो मंसूबा बनाया उसमें पानी घरों के नलों तक पहुंचा भी दिया। मैं बात कर रहा हूँ K1 की, K2 की, ठीक है ना। K4 का जब नंबर आया तो नेमतुल्लाह खान साहब मरूम ने उसके लिए बजट भी लोकेट कराया, पहले से समरी भेज दी वफाक को कि देखिए अब तक की जो पानी की जरूरत है आज से 16 साल पहले जब उनका, कि वो तो हमने पूरी कर दी है, लेकिन अब के बाद जितनी आबादी बढ़ेगी और वो अखराजात होंगे, पानी की कंजप्शन बढ़ेगी, उस हिसाब से कुछ होना चाहिए। वफाक में समरी भेजी, वो वहाँ पर मंजूर तो हो गई, लेकिन फंड में रुकावट, 4-5 करोड़ इनके पास बचे हुए थे। ये बात भी कल आई है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के आदिल गिलानी ने कहा कि वाहिद मेयर है जमात इस्लामी के अफगान नेमतुल्लाह के, जिन और ये भी गवाही देंगे सरदार नजाकत कि उन्होंने अपने बजट में से पैसे बचा लिए थे। आज तो सूरत हाल ये है कि बजट के पैसे ही कोई नहीं बच रहे होते। लेकिन हम सरदार नजाकत साहब से भी इस पे हम गुफ्तगू करें। जो ग्रीन लाइन मंसूबा था 1100 अरब, ये कहाँ गए? आप लोगों ने इस बारे में सवाल किया, क्योंकि जब हम सवालात करते हैं तो कहा जाता है कि ये सारे मंसूबे थे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फला जो सारी चीज़ों की बुनियाद रखी गई, इनके मेगा प्रोजेक्ट्स में बेसिकली ये काउंट करते हैं। और 40 बसेस अभी और आने का भी कहा गया है कि वो भी और आएंगे, अभी 40 तो आ चुकी है, 40 और अभी आनी आएंगी। तो आप क्या समझते 1100 अरब इस तरह इन्होंने पूरे कर दिए? देखिए, फेडरल की जितनी स्टेटमेंट हैं, चाहे इमरान खान की जितनी स्टेटमेंट, कंटेनर की स्टेटमेंट हैं, जैसे वो स्टेटमेंट है, इसी तरह इन्होंने 150 अरब की बात की, उन्होंने 160 अरब की बात की थी। सबसे पहले इमरान खान ने गवर्नर हाउस में आके ऐलान किया था, वो भी इसी तरह की है जैसे फवाद चौधरी ने 1.5 करोड़ नौकरियां दे दी लोगों को। वो इसी तरह है कि जैसे इमरान खान ने कहा था कि डॉलर जब ऊपर जाता है प्राइम मिनिस्टर चोर होता है, जब मुल्क के अंदर महंगाई ज़्यादा होती है तो प्राइम मिनिस्टर चोर होता है। फिर इमरान खान ने खुद कहा था कि मैं अगर बैरूनी दुनिया से पैसे मांगूंगा तो इससे बेहतर यह है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। ये उसी तरह 1100 अरब भी लग गए, 160 अरब भी उसी तरह लग गए। देखिए, PTI के जितने लोग हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पहली बात तो ये कि वो किसी बात के ऊपर वो ना तो उनकी स्टडी होती है, ना काम करने का मूड होता है। वो मुंह में जो आता है उठ के बोल देते हैं। एक तो पता नहीं कितने, मेरे ख्याल में सैकड़ों के हिसाब से, दर्जनों के हिसाब से तो इनके स्पोक्स पर्सन है इमरान खान साहब के, जो गवर्नमेंट के तर्जमान है, वो
जो भी आता है वो अपने अपनी मांग मांग की बोलियां बोलते हैं। अब वो 1100 अरब रुपए की पहली बात तो है कि बात करते हैं, लेकिन 1100 अरब ज़ाहिर है उसका एक तरीकाकार होता है कि उसकी, इनको ये पता ही नहीं है कि 1100 अरब रुपए खर्च कैसे करने हैं। मेरे भाई ने बात की, मैं समझता हूँ कि ये बड़े लिटरेरी लोग हैं, इनको पता है कि गवर्नमेंट का पैसा खर्च करने के लिए एक तरीकाकार होता है। डिस्ट्रिक्ट एडीपी बनती है, डिवीजनल सतह पे एडीपी बनती है, प्रोविंस सतह पे एडीपी बनती है, फिर जाके वो सारे मंसूबे अप्रूव होते हैं। लेकिन ये लोग, इमरान खान ने किया क्या है कि वो इमरान खान जो सबसे ज्यादा कहते थे कि मैं अपने एमएनए एमपीएस को कभी फंड्स नहीं दूंगा, इमरान खान ने तमाम एमएनए एमपीएस को फंड्स दिए। जो आज कराची की सड़कों पे किसी ट्रांसपेरेंट इदारे से पूछ लें, किसी जर्नलिस्ट से पूछ लें, आम कराची से सिविल जो लोग हैं उनसे पूछ लें, सिटीजन जितने हैं उनसे पूछ लें कि कराची के अंदर पीटीआई का कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आएगा। जबकि इमरान खान के लोग क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कराची के अंदर जितने काम हुए इससे पहले कभी नहीं हुए, लेकिन वो काम हमें नज़र नहीं आते। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह भाई ने बात की कि बड़ी संजीदगी से तमाम जो स्टेक होल्डर हैं कराची के, तो चाहे पार्लियामेंट के अंदर हैं, पार्लियामेंट के बाहर हैं, जैसे जमात इस्लामी अगर प्रोटेस्ट करती है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि वो गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन देते हैं कि भाई इन इन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अपोजिशन का यही काम होता है। हम अप्रिशिएट करते हैं कि इन लोगों ने जिस तरह के इलेक्ट्रिक के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, जहाँ पे अगर वो हमारी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन पीटीआई के जो लोग हैं वो जिस तरह कोई काउंसलर मुंतखब होने के लायक नहीं था, उसको अगर आप एमएनए एमपीए या मिनिस्टर बना देंगे, जो लोग रात को 2 बजे जाके सो गए थे घर पे इलेक्शन वाले दिन, उनको सुबह उठ के कहा गया कि जी चलो जी आप जश्न बनाओ, आप तो जीत चुके हो। इस तरह की मेंटेलिटी के लोग जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से वाकिफ नहीं है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, अगर आप उसको एमएनए एमपीएस बना दोगे तो फिर मुल्क के यही हालात होंगे जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 1.5 करोड़ नौकरियां दे दी, और इसी तरह होंगे जैसे मेरे ख्याल में 50 लाख घरों का भी ऐलान कर देंगे कि ये सारी चीजें हैं कि पाकिस्तान के एमपी आए हुए थे तो ना उनसे मैंने सवाल किया, मैंने कहा आप भी यकीन कर बैठे 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख जो खैर खान साहब ने कहा था, आप इस पर यकीन कर बोलते आप क्या कहना चाह रही हैं? आप चाह रही कि मैं उनके लिए कुछ अल्फाज अदा करूं? मैंने कहा तो कहाँ पर है वो जो आप लोग उनके इत्तेहादी बने फिरते हैं? तो वो फिर आज भी कराची के खिलाफ जो सबसे बड़ी साजिश हो रही है वो ये है कि कराची के लोगों को बेघर करने की कोशिश की जा रही है। कराची के जैसे मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और जो कराची के अंदर जो बेंच यहाँ पे समाप्त कर रहा है केसों की, वो बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए। लेकिन जिस तरह नेस्ला टावर के साथ के लोगों को बेघर करने की कोशिश की जा रही है, मैं आपके चैनल के तवस्सुत से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी कुछ दिन पहले नेस्ला टावर के जो मुतासरीन हैं उनके पास गए थे। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने उन इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा जिन लोगों को घर ऑलरेडी जिनके पास हैं उनका कम से कम उनको बेघर ना किया जाए, गवर्नमेंट को इस सतह पे ना लेके जाया जाए, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, कि वो लोगों को बेघर करने के लिए अपने इक़दाम और अपनी मशीनरी और अपनी ताकत को इस्तेमाल करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कराची के तमाम शहरी बहुत ही एहतराम के साथ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि कराची के शहरियों को बेघर करने के लिए कम से कम जुडिशरी को उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अगर 1 महीने का टाइम दिया है नेस्ला टावर के दोस्तों को, लोगों को जो रिहायशी हैं वहाँ पे, तो उनको कम से कम रिलीफ मिलना चाहिए। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह इनसे पहले एक चीफ जस्टिस साहब थे इफ्तिखार चौधरी साहब ने आखिरी दिन इस्लामाबाद में जो बड़े लोग जिस बिल्डिंग के अंदर रहते थे, जिनमें हाई प्रोफाइल लोगों के फ्लैट्स थे, उनको रेगुलाइज किया, इसी तरह इन लोगों के ऊपर भी कोई जुर्माना रख के, कोई सिंध गवर्नमेंट के ऊपर जुर्माना रख के इन लोगों को भी रेगुलाइज करने के लिए कोई इकदाम उठाएं ताकि लोगों को बेघर होने से बचाएं। बहुत अहम बात जो नोट करने की है, नजाकत ने आगे बात बढ़ा दी है। नहीं सिंध गवर्नमेंट की भी नहीं। देखिए ये जिस लाइन पे बना हुआ है और जिस सोसाइटी ने इसको अप्रूव किया है, ये कानूनी जगह के ऊपर है। पहली बात तो ये, इसको वो भी मान रहे हैं, सिर्फ उसके कुछ हिस्से को कहा जा रहा है कि उसकी लीज नहीं है। राइट, तो उसकी लीज नहीं है, बाकी हिस्से की लीज है, तो बाकी हिस्सा सही है, तो आप पूरी बिल्डिंग क्यों तोड़ रहे हैं?
मैंने जब इसको स्टडी किया इस पूरे केस को, तो मैंने कहा टेक्निकल बुनियादों पे जब ये भेजा गया टेक्निकल कमेटी को चीफ जस्टिस साहब ने, तो मिसाल के तौर पे अगर ये पूरी बिल्डिंग का रकबा है और इतना सब कानूनी है, ये 10 फीट 15 फीट गैर कानूनी है, तो चलिए गैर कानूनी आप तोड़ लीजिए, पहली बात, बाकी तो नहीं तोड़िए। दूसरी बात, ये कहने लगे ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात कि 17 इदारों ने इसकी एनओसी दी है। एक लेने वाला फर्द, मैं या आप जब जाते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, हम उसका सर्वे नंबर देखते हैं, उसके मुताल्लिका सोसाइटी की एनओसी देखते हैं, दीगर एनओसी देखते हैं। इस तरह 17 इदारों ने जब उसको इख्तियार दिया कि हाँ जी आप सही हैं, तो उसके बाद रिहायशी अफराद ने पैसे दिए और उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बुक कराया। सर हमने तो इस हवाले से बशीर सिद्दीकी साहब को अपने शो में इनवाइट किया था। वो कहते हैं केक तो है नहीं कि हम बीच छोरी मारें और बीच में से कट जाए। बोल रहे हैं जाहिर है ये पूरा प्रोजेक्ट है। उसका तरीकाकार ये है, उसका टेक्निकल तरीकाकार ये है कि टेक्निकल कमेटी के बगैर आप कैसे आप उसका तरीकाकार ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो फाइन करना चाहते हैं, वो जुर्माना लगाना चाहते हैं, चाहे सिंध गवर्नमेंट के जो इदारे उनके ऊपर लगाना चाहते हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है या केडीए है या वाटर बोर्ड है या जिसकी नेग्लिजेंसी है, उसके ऊपर अगर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर कोई, क्यों जब मैं कहता हूं कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो वो पूरे पाकिस्तान के लोगों के चीफ जस्टिस है। वो नस्ला टावर के जो रिहायशी हैं या जो जिन आबादियों को तोड़ने की बात करते हैं, फिर वो उनके भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अब आप उनके ऊपर भी इस्लामाबाद के अंदर अगर रेगुलाइज हुआ, आप वजीर आजम के घर को, बनीगाला को अगर पैसे लेके कहते हैं कि ये कानूनी हो गया, कानूनी हो गया, आप 100 रुपए जमा करा दीजिए और कानूनी हो गया। इसी तरीके से आपने अपने जो भी मनपसंद, इस्लामाबाद के खुद अपने हाई राइज प्रोजेक्ट जो अब शुरू हुए हैं, जिसकी मालियत अरबों रुपए की बनती है, कि वो कोई आम आदमी तो आम अरबपति ही। अच्छा, उसके अलावा मैं एक और मिसाल देता हूं। उसके अलावा एक और मिसाल है, जब इमरान खान की बहन हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, उनकी 60 बिलियन की जो अमाउंट थी, जब उसके ऊपर टैक्स की बात आई तो हमारे इफ्तार वो जो साकिब नसार साहब ने उनको कहा जी कि आप इसके ऊपर इतने टैक्स जमा करवा दें तो आप बिल्कुल इस ये जो जितने 60 बिलियन है, हालांकि उसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसको उनको अगर रिलीफ दे सकते हैं, हमारी जुडिशरी दे सकती है, तो फिर कराची के लोगों ने क्या कसूर किया है कि कराची के लोगों को इस तरह से अजियत दी जा रही है। और मैं ज़ाती तौर पे समझ रहा हूँ कि जो नस्ला टावर के मालिक हैं वो आज जिस तरह कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, और जिस अजियत से जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वो जिस अजियत से गुजर रहे हैं, तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नहीं सर, जहाँ हमारी तरह से भी हमें कुछ पता चला है कि नस्ला टावर के जो मालिक हैं, जिस तरह से भी आपने जिक्र किया, कस्बा पुरसी की जिंदगी नहीं जी रहे, उन्होंने और भी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए, इसी तरह के उनके प्रोजेक्ट्स हैं और वो काफी एस्टेब्लिश है। बीमारों की बात एक अलग है, लेकिन तो कानून की बात कर रहे हैं ना, हम तो लीगल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। और उसके बाद आप असल में देखो बात क्या है, ये तो इश्यूज है ना चंद जो अनारकी फैला रहे हैं, ठीक है, पूरी कराची का एज ए होल जो इशू है, आप उसको तो समझे ना। हम जो बैठते हैं प्रोग्राम में बात करते हैं, वो क्या बात करते हैं, आप कराची के नौजवान की नौकरी को किस जगह पे रखेंगे, कहाँ फ्रेम करेंगे, आप कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कहाँ फ्रेम करेंगे, आप कराची के अंदर पानी की फराहमी और उसके मंसूबों को कहाँ फ्रेम करेंगे। इन सारी बातों को बाईपास करके आप सियासत अगर कर रहे हैं, तो सॉरी टू से, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, मैं ये कहता हूं कि ये आप डिलीवर तो नहीं ना कर सके, आपको तो डिलीवर करना चाहिए था, आपको तो नौकरियां प्रोड्यूस करनी चाहिए थी। वो खाली नारे लगा देते, वो कहते हैं कि हम इतने बिलियन जो है दरख्त लगाएंगे, तो उन्होंने इस बात को करने से पहले कैलकुलेट किया है कि पूरा पाकिस्तान का रकबा खत्म हो जाएगा और इतने बिलियन दरख्त जो है ना वो दूसरे मुल्कों में जाके लगाएंगे। तो बोल देते हैं कि इतने अरब रुपए वापस लाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसको उस पैमाने में रख के नहीं देखते कि जो बड़ी बातें कर रहे हैं वॉल्यूम क्या बन रहा है उस चीज का। तो बात यह है कि आप नौकरियों की बात करते हैं, नौकरी को कराची वाले को मिल नहीं रही। दूसरे ये कि आपने ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम लेके आए हैं, कितनी हैरत अंगेज बात है, सारी दुनिया इस बात पे हंस रही है कि आपने कह दिया कि हम वो सर्कुलर लेके आएंगे और उसका बजट कह रहे हैं वो हो गया,
वो उसका आप मुझे बता देना कि उसका डिजाइनर कौन है उस प्रोजेक्ट का। मतलब हमने 4 दफा उसके इफ्तिताह हुए जो है डिजाइन होता है रोड जी है ना, 4 दफा। उसके बाद जो है सबसे पहले आरिफ अलवी साहब ने उसका सबसे पहले इफ्तिताह बसेस किया। आ गई है, लेकिन चलने की तो ये नहीं पता कि आरिफ अलवी ने उसका इफ्तिताह किया, फिर उसके बाद शेख रशीद ने इफ्तिताह किया, एक आध साहब ने दफा किया। और हुआ। ये क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि अब इलेक्शन आ रहे हैं नजदीक, तो कोई ना कोई चीज ऐसी इन रखी जाए कि जिसके नतीजे में फजा बनी रहे कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आपने डिलीवर अब तक किया क्या है? डिलीवर तो कुछ भी नहीं किया। एक और एयर टाइम ये लोग पकड़ना शुरू कर दिया इन्होंने। मैं अभी लाहौर में था, इस्लामाबाद में था, हर जगह इनका एक वजीर बैठ जाता है, जैसे इन्होंने कहा दोस्त ने कि कितने तर्जुमान है यही नहीं पता चल रहा। आपने तो हमें कहा था कि सबसे काबीना में छोटी बनाऊंगा ताकि उनकी खजाने पे बोझ ना बने। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि जितने अलल्ले तलल्ले, हम तो समझते थे कि वो फला दौर में ऐसा हुआ, फला दौर में ऐसा हुआ। सिवाय मेराज खालिद जो वजीर आजम थे हमारे उबूरी, बड़े नजरियाती आदमी थे और बड़े प्यारे नफीस आदमी थे, उनके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई गवर्नमेंट, और इन्होंने तो हद कर दी है। सबसे बड़ी पार्लियामेंट इनकी, सबसे ज्यादा अखराजात इनके, सबसे ज्यादा अलल्ले तलल्ले, और दूसरी मीडिया पे कदगन क्या लगाई कि दूसरों का मौकफ ना आ सके। सुबह 10:30 बजे एक वजीर टीवी पे बैठता है, वो फारिग होता है तो दूसरा आ जाता है, 12:30 बजे बैठ जाता है, फिर उसके बाद 1:30-2 बजे एक और साहब आ जाते हैं, 3 बजे वो एक और खातून आ जाएंगी। अरे आपने 6 से 7 बजे तक का टाइम तो आपके तर्जुमान ले रहे हैं, तो आवाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? सिवाय भाषण देने के तो कोई काम नहीं हुआ। आज कराची के अंदर नौकरी, कराची का लड़का क्यों मजबूर है बाइकिया चलाने के ऊपर या मुख्तलिफ चीजों की डिलीवरी देने के ऊपर? गवर्नमेंट के अंदर उसका खाता किधर गया? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कराची का जो भी कोटा था, चले मैं कहता हूं जो कोटा था, उस कोटे पे आज कराची वाला नहीं है। उस कोटे के ऊपर दूसरे सूबों के लोग जो है वो कराची में डोमिसाइल बना के ये सारे रास्ते खोले गए कि इसके नतीजे में कराची वाला, तो कहीं कराची वाला जब मैं बात करता हूं ना, तो आप ये अच्छी तरह समझ लो कि जमात इस्लामी जब कराची वाले की बात करती है तो उस कराची वालों में कराची में पैदा होने वाला सिंधी भी है, कराची में पैदा होने वाला हजारावाल भी है, पख्तून भी है, बिलोच भी है, महाजी, सब जो कराची के लोग हैं, और वो मछेरे भी हैं कि जिनकी बुनियाद पे कराची मौजूद है। तो इसको ICU से निकालने के लिए चाहे पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, तेरी सबको एक पेज पे आना होगा। हाफिज नईम के इस विजन को लेके चलना होगा कि रीबिल्ड कराची, हमें वही कराची दे दो। नजीब अय्यूबी साहब, मुर्तजा वहाब साहब की कारकर्दगी किस तरह देख रहे हैं? ये सुबह इनको इस तरह तैयार होने का शौक है, तैयार होंगे, रोड पे निकलेंगे, मेरे दोस्त हैं और जिनके ये बेटे हैं उनका हम बड़ा एहतराम करते हैं, मोहतरमा फौजिया वहाब साहब मरहुमा के, तो एक ताल्लुक है। लेकिन बात यह है कि देखिए कराची के अंदर पीपल्स पार्टी ने 2-4 चेहरे अच्छे रखे हुए हैं कि वो कराची के हुकूक की बात होती है तो उन चेहरों को ले, लेकिन वडेराना माइंडसेट से जान कैसे छूटेगी? मुर्तजा वहाब जैसे भी हैं, जब ये मुशीर थे तो इन्होंने ये सारे काम क्यों नहीं किए? वो तजावीज़ जो इनका काम था कराची को बेहतर करके देने का, तो 4 साल तो ये रहे ना मुशीर, और ये सारे मामलात तो इनके, तो वो बना के देते। तो इससे मसला हल नहीं होगा चेहरे की तब्दीली से, चेहरे की तब्दीली से नहीं, पूरे सिस्टम के रिवाइवल की ज़रूरत है। और जब इस सिस्टम को आप सही कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि फिर कोई भी पार्टी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, जब सिस्टम में सुधार आ जाएगा और हमारी सोच में सुधार आ जाएगा, हम उस वडेराना माइंडसेट से निकल जाएंगे कि जिसके अंदर हुकूक ही गज़ब करने, तो फिर हम कराची को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी। सरदार नज़ाकत साहब, 17 अक्टूबर जलसा करने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं किसके लिए जलसा है, कि आवाम मतलब किस तरह से आवाम के हक में ये जलसा साबित होगा, ये मतलब क्या क्या नौयत है? ये तो 17 अक्टूबर का जलसा इसलिए है कि वो जो 18 अक्टूबर को मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ऊपर हमला हुआ था और हमारे तकरीबन 160 के करीब लोग जिन्होंने जाम शहादत नोश किया था, हम उनकी याद में हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने शोधा को याद रखती है। और उस दिन हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपने उन शोधा को खराज अकीदत पेश करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
हमारी कराची डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम यहाँ पे जलसा हो रहा है। को कराची के लोग अपने और पीपल्स पार्टी के लोग अपने जो शोदा थे, जो साथी थे हमारे, जो आज भी जो गुमनाम है, जो आज लाड़काना की कब्रों में वहाँ पे शहादत की जो उनकी मौत थी, उसके बाद जो लोग जिनकी शनाख्त नहीं हुई थी वो लाड़काना में तदफीन हुए और उनके कब्रों के ऊपर लिखा हुआ है कि हाँ मैं भुट्टो हूँ। और सही। मैं उनकी याद में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और जहाँ तक कराची के मसाइल के हवाले से बात है, मैं यह समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को अपना अपना रोल अदा करना चाहिए, हुकूमत बिल्कुल। को सजेस्ट करना चाहिए, और इनकी जितनी भी इनकी पॉजिटिव प्रोटेस्ट होते हैं, चीज़ें होती हैं, और हुकूमत सिंध को उनकी गाइडलाइन लेनी चाहिए और आगे इसी को लेके चलना चाहिए। ठीक है सरदार नज़ाकत साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नजीब अयूबी साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन का हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा से दें इजाज़त, मुझे मेरे आने वाले मेहमानों को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।